गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा टाइम लेके बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि आज आई थिंक आप हम लोग पहले मिले नहीं हैं। तो मेरा नाम राकेश मिश्रा है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं लॉ और डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट फाइनल सीए इंटर सीए में पढ़ाता हूँ एंड आई एम टीचिंग दिस सिंस more than 17 years. In the last 17 years, I have taught around 85-90,000 students face to face, around 2 lakh plus students through online mode. जिसमें मेरे 4 बच्चों का ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आ चुका है। 2 बच्चों का मेरे फाइनल से में गोल्ड मेडल आ चुका है लॉ में। एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच मोर देन 200 प्लस रैंक होल्डर्स। So this is my brief introduction. बट ये तो थोड़ा जान पहचान के लिए एक टीचर का इंट्रोडक्शन होता है, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो, आप अगर लॉ की बात करोगे, आपको जो आपके सीनियर्स होंगे या जो सीएज होंगे जो रिसेंटली क्वालिफाइड हुए होंगे, ये लोग कॉमन प्रॉब्लम आपसे शेयर करेंगे कि लॉ में हमें लैंग्वेज कैसे लिखना है, लॉ हमें याद कैसे होगा, आंसर्स राइटिंग कैसे होना चाहिए। ये सब काफी बच्चे, इसमें काफी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज का जो शुरू का एक 15-20 मिनट का हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये प्योर डिस्कशन हमारा होगा कि हम सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करेंगे। और एक बारी ये आइडिया क्लियर हो गया कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद क्या होगा, डेली बेसिस पे आपको वो एक मतलब एक फ्लो डेवलप हो जाता है कि हाँ आज ये ऐसे करना है, ये ऐसे कर। तो आज का शुरू का जो 15-20 मिनट है, दैट विल बी लाइक मोर डिस्कशन विल बी अबाउट कि सब्जेक्ट को हम कैसे आगे पढ़ने वाले, एंड देन विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो ये सब्जेक्ट है पेपर 2 है आपका लॉ सब्जेक्ट, ये तो खैर आप सबको पता होगा पहले से। ये पेपर 2 जो सब्जेक्ट है ये आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ है। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ ये आपका 100 मार्क्स का आता है टोटल। ये एक्चुअली 100 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है। अगर मैं विथ ऑप्शन देखने जाऊं तो ये 120 मार्क्स का है ना। बट फिर मैंने विथ ऑप्शन क्यों नहीं बोला, रीजन बोलता हूं। एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब अगर मैंने बोल दिया यार विथ ऑप्शन 120 का है, मोस्टली इंडस्ट्री में एक कल्चर है एबीसी एनालिसिस देने का, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अच्छा क्यों करता है ऐसा? ताकि ए में ज्यादा ध्यान दो, बी में थोड़ा कम, सी में उससे भी कम। अब मुझे बताओ, अगर बी और सी वालों में से एमसीक्यू पूछ लिया और आपका अगर 7 एमसीक्यू भी गलत चला गया या 5 एमसीक्यू भी गलत चला गया और मान लो 2 मार्क का एमसीक्यू है वो, तो आप तो सीधा सीधा 10 मार्क अपना लॉस कर गए। एंड इसीलिए हम लोग ये जो एबीसी एनालिसिस होता है, बाजार के लिए मैं भी देता हूं, सब देते हैं, वो तो मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा। बट मेरा ये मानना है कि उसको हम लोग आज से ही दिमाग से निकाल देंगे कि देयर इज एवरीथिंग ए, सब कुछ ए, सब पढ़ना है और सब अच्छे से पढ़ना है और सब याद होना चाहिए। डे 1 से वो माइंडसेट के साथ जाना है अपने को। तो ये 100 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है। इसमें कॉर्पोरेट लॉ जो है ये 70 मार्क्स का है। अदर लॉ जो है आपका ये आपका 30 मार्क्स का है। नाउ कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का, अदर लॉ 30 मार्क्स का। इसमें कॉर्पोरेट लॉ में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट लॉ में जो पहला है वो है द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो आपका दी कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें कुल मिला के इसमें टोटल 470 सेक्शन रहेंगे आपके। अच्छा, सारे सेक्शन एप्लीकेबल है क्या अपने को एग्जाम में? आंसर इज नो। सीए इंटर में सारे सेक्शन नहीं, और हो भी नहीं सकते। अगर सीए इंटर में ये 470 सेक्शन डाल देंगे, बता रहा हूँ फाइनल सीए में भी जो बचे हुए सेक्शन होंगे वो फाइनल में उतना पढ़ने में बच्चों का जान चला जाता है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो इंटर में आपको सिर्फ सेक्शन 1 से लेके
148 तक। ये लाइन से सारे सेक्शन है। एक नया 2 साल पहले एक नया चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंटर में, वो था फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इंट्रोड्यूस किया था। ये जो फॉरेन कंपनी है, ये इसका एक्चुअली नाम फॉरेन कंपनी नहीं है, इसका नाम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और दोनों का मतलब अलग होता है। बट अभी मैं थोड़ा लेमन टर्म में इसको फॉरेन कंपनी बोल रहा हूँ। फॉरेन कंपनी, तो ये कुल मिला के टोटल 11 चैप्टर्स है। टोटल 11 चैप्टर्स है। अच्छा, अभी अभी ये टोटल 11 चैप्टर से साथ में एक एलएलपी एक्ट है। आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। अच्छा, जितना फाउंडेशन में पढ़ा है उतना तो पूरा का पूरा है, प्लस एक्स्ट्रा भी है बहुत सारा कुछ। अच्छा, इसका वेटेज अगर आप पूछने जाओगे ना, तो इसका वेटेज 56 to 60 मार्क्स है कंपनीज एक्ट का। अब एग्जैक्ट वेटेज आईसीआई ने नहीं दिया है। आईसीआई ने क्या किया, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स दिया है कि ये ग्रुप ऑफ चैप्टर्स, इतने चैप्टर्स का इतना वेट रहेगा, इतने चैप्टर्स का इतना वेट रहेगा, इतने चैप्टर्स का इतना वेट रहेगा। तो इन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइड करके नहीं दिया कि इस चैप्टर से इतना, बट एक रेंज अगर आप पकड़ो ना, तो 56 to 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट 2013 है। एंड एलएलपी एक्ट जो है ना आपका, वो 10 to 14 मार्क्स का है। अच्छा, मैं तो तुम लोग को सब पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। जो तुमने फाउंडेशन में पढ़ा था एलएलपी एक्ट, वो भी पढ़ाऊंगा, प्लस जो सीए इंटर में पहली बार है वो भी पढ़ाऊंगा, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। उसके दो रीजन है, हो सकता है कोई फाउंडेशन में उसको शायद कैजुअली ले लिया हो सकता है कोई भूल गया हो, या और कोई रीजन हो। तो वी विल लर्न एवरीथिंग, सब कुछ स्क्रैच से पढ़ेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से 70 मार्क्स तुम्हारा डिवाइड हुआ 11 चैप्टर। फिर आता है अदर लॉ। अदर लॉ 30 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 3 एक्ट है। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये पहले ये सीए फाइनल में था, आज भी है सीए फाइनल में, इसका ऑनलाइन एग्जाम आता है, उसमें आज भी यही है। लेकिन इन्होंने इंटर में डाल दिया, क्यों? क्योंकि चैप्टर बहुत ट्रिकी है, बच्चे फाइनल में रोते थे, तो इन्होंने बोला थोड़ा हम बेस क्रिएट कर देंगे बच्चों का फाउंडेशन इंटर में। अब बच्चा इंटर से ही रोना चालू करता है, बता रहा हूं तुमको, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखो लेवल है, चैप्टर का औकात है, बट वही मजा आता है। देखो चैप्टर इजी हो तो पढ़ने में ना, सच बताओ तो कुछ नहीं रहता है ना। एक माइंडसेट मैं तुमको बता रहा हूँ, चैप्टर जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना, इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, वो सबसे ट्रिकी चैप्टर है पूरे कंपनीज एक्ट में। बट उससे क्यों स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर जितना ट्रिकी होता है ना, चैलेंज उतना ज्यादा होता है, उसको तैयारी करने में उतना मजा आता है। तो माइंडसेट, पता है, चेंज होना जरूरी है। लॉ इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट क्या, इजी करेंगे तो मजा आएगा? अरे नहीं, इजी तो क्या मजा आएगा, वो तो सिंपल है, हो गया। बट वो ट्रिकी रहेगा, तो उसके प्रोविजंस का एनालिसिस, उसको कैसे तुमको ब्रेक करके पूरा आगे लेके जाना है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विल कम इनटू पिक्चर। और इसीलिए ट्रिकी प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो ध्यान देना। तो ये कुल मिला के आपका कितना सेक्शन रहेगा, 470 सेक्शन, जिसमें से सेक्शन 1 से लेके 148 और 379 से 393 है। ऐसा टोटल 11 चैप्टर है। अदर लॉ में मैंने बोला फेमा एक है, एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये भी जबरदस्त लॉ है। मतलब ये अपने आप में, ये एक्ट क्या है ना, कि सारे एक्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में इस एक्ट में दिया है। तो जितने भी सेंट्रल एक्ट्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स होते हैं, उन सेंट्रल एक्ट्स को कैसे पढ़ना है ना, उसके बारे में दिया रहता है जनरल क्लॉजेज एक्ट में। एंड लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। ये इसमें भी यही बताया कि एक्ट को कैसे पढ़ना है। अब तुम देखोगे ना, तो ये पूरा मिला के 100 मार्क्स का है, इसमें ये 30 मार्क्स का है। नॉर्मली ना मॉड्यूल का ब्रेकअप मैंने तुमको दिया, कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ, बट मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं तो इसको ऐसे बोलूंगा, कंपनीज एक्ट एंड अदर लॉ। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट अराउंड 60 मार्क्स का है, और तुम एलएलपी को भी मैं अदर लॉ में ही बोलता हूं। तो सर आपने ऐसे दिखाया क्यों? मॉड्यूल का ब्रेकअप जैसा है ना, वो तो एक बार बताना जरूरी था। तो कंपनीज एक्ट ये आपका अराउंड 60 मार्क्स का है, और तुम्हारा अदर लॉ जो है ना, ये 40 मार्क्स का है। मैं इसको ऐसे बोलूंगा। अब सच बताऊं ना मैं, तुमको अगर लॉ में 75 प्लस लाना है, अच्छा किसको किसको लाना है?
उसको नहीं लाना, उसने हाथ ही नहीं ऊपर किया। तुम्हें ठंडी लग रही है कि लाना नहीं है? लाना है, अच्छा। आपको सर? नहीं नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाना है एंड आएगा। मैंने क्या पूछा? किसको किसको लाना है? लाना है कि नहीं? हाँ। नहीं, अब वो भी गलत स्टेटमेंट है, आ जाएंगे वो तो अपन तैयारी से डिसाइड करेंगे, बट लाना है, समझ रहे हो? तो जब जब आपको 75 प्लस अगर लाना है ना लॉ में, तुमको ध्यान देना पड़ेगा जो तैयारी तुमको कंपनीज एक्ट में करनी है। अच्छा, मैं कोई बहुत ज्यादा ऐसा वाला स्टेटमेंट नहीं दिया हूँ, मतलब क्या होता है नॉर्मली टीचर्स ना थोड़ा मोटिवेशनल स्टेटमेंट दे देता है, तो बच्चा सोचता है फर्स्ट लेक्चर है ना सर, आई मीन इट, मतलब 75 तुम सबका आएगा। आज जो मैं तुमको बोल रहा हूँ अगर तुमने उसको डिलीजेंटली फॉलो किया तो, मतलब देर इज अ पैटर्न विच वी आर गोइंग टू फॉलो फ्रॉम टुडे। तुमने अगर मेहनत किया, लास्ट बैच में मैंने अदर लॉ पढ़ाया था, तो बच्चों ने खूब मेहनत किया, मतलब देश टू कम, देश टू राइट आंसर मुझे दिखाते थे, मैं उनको फीडबैक देता था, उस पर वो करेक्शंस करते थे। तो देर वॉज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस अपना चलेगा। अगर तुमने उस प्रोसेस को फॉलो किया, तुमने मेहनत किया, तो डेफिनेटली आएगा। बट एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले कभी भी ये देखो कि लाना है क्या, अगर लाना है तो आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, अपन इस तरीके से पढ़ेंगे। अब बच्चों को अगर 75 के ऊपर लाना है ना, उसको जितनी शिद्दत से कंपनीज एक्ट करना है उतनी शिद्दत से अदर लॉ करना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, अदर लॉ के क्वेश्चंस काफी सिंपल पूछे जाते हैं। बच्चा तैयारी ठीक से नहीं करता है, अब क्योंकि वो तैयारी ठीक से नहीं करता है उसको इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता रहता है। बट अगर वो ठीक से तैयारी कर लेना, तो आई एम टेलिंग यू, अदर लॉ और कंपनी लॉ ठीक से अगर पढ़ ले अदर लॉ को, तो उसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं। और 4 चैप्टर 40 मार्क देख के जाता है, 4 चैप्टर 40 मार्क देके जा रहा है, मतलब तुम सोचो ना, इट्स अ बोनस ओनली, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स है। इसीलिए हम दोनों पे जान डालेंगे, कंपनीज एक्ट में भी जान डालेंगे, अदर लॉ में भी जान डालेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि अपना 70-75 प्लस है। एनीवे, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप हो गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं, पक्का? बढ़ू आगे? चलो, नाउ अगला है पेपर पैटर्न। आप लोगों ने सारा इसी बंद करवा दिया है क्या? हाँ, कौन है? अच्छा, ठीक। तो नहीं, कोई बात नहीं, कर दे गुड़िया। चलो, आज से तुम मॉनिटर इस क्लास के। ना, तो ध्यान देना, देखो इधर अगला आता है पेपर पैटर्न। ध्यान देना, पेपर पैटर्न, एक क्या पेपर पैटर्न है इसका? तो ये क्यों चालू कर दिया? इसको बंद कर। चलो, ध्यान देना, थोड़ी देर बंद दो, आवाज आता है ना। चलो, पेपर पैटर्न क्या है? 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, सबसे खुशखबरी क्या है पता है? नेगेटिव मार्किंग है ना, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा? समझो 30 मार्क का एमसीक्यू आता है, तुमको 25-26 एमसीक्यू तो अच्छे से आ रहा है, 3-4 एमसीक्यू तुमको, एक दो एमसीक्यू ऊपर ऊपर से आ रहा है और एक दो नहीं पता है, तो तुम 30 के 30 अटेम्प्ट करके आओगे। बट एज आई टोल्ड यू, कम से कम 26-27 तो आने ही चाहिए। एमसीक्यू का मार्क्स अगर जा रहा है ना, तो वो क्राइम है, मैं तो बोलता हूं क्राइम है। मतलब लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो सकता अगर एमसीक्यू का मार्क्स जा रहा है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट लूज इवन सिंगल मार्क्स इन एमसीक्यू। अपन एमसीक्यू में एक भी मार्क्स लूज नहीं करने चाहिए। तो वो एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है अभी मैं वो बताऊंगा तुमको थोड़ी देर में, एंड डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है। सर तैयारी क्या करना है, पढ़ना है? नहीं बाबा, अब मैं तुमको बोलता हूँ, मैं लैंग्वेज देखता हूँ ना बच्चों का आंसर का, इंटर छोड़ो, फाउंडेशन फाइनल वालों का, फाउंडेशन तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बट फाइनल वालों का आंसर का, इंटर वालों का आंसर का लैंग्वेज जब देखता हूँ, मैं ना घबरा जाता हूँ। ही इज कमिंग देयर, वाई नॉट गोइंग। अब वो लैंग्वेज का हालत इतना खराब होता है ना, तुम समझ रहे? तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। सिर्फ पढ़ लिया, याद हो गया, नहीं चलेगा, सेक्शन नंबर याद हो गया नहीं चलेगा।
तो वो सब कैसे तैयारी करना है वो तुमको बताने वाला हूँ कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करेंगे एंड एमसीक्यू की कैसे करेंगे। आज से ही वो सब बताऊंगा और तुम समझो आज से ही तुमको वो सब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना। टोटल आपको 2 रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। 2 एडनोवेट का आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा, है ना। 2 टेक्स्ट बुक इनफैक्ट ऑलरेडी मिल चुका है आपको। देखो ये थियरी का बुक है, इसमें ना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाजू में ना उससे रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर वो सब डाल के रखा है। और एक ऐसा ही है क्वेश्चन आंसर्स का बुक है। तो एक थियरी का बुक है, एक क्वेश्चन आंसर्स का बुक है। जो क्वेश्चन आंसर्स का बुक है ना उसमें क्या किया मैंने बताया 160 प्लस क्वेश्चन डाले। अब देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, लोग क्या करते हैं बताता हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डाल दिया, बच्चा वो कर रहा है, 2 क्वेश्चन तो टीचर करवा देगा, 8 वो करता है एंड देन वो एक्साइटेड हो जाता है कि मैं तो जीनियस बन गया हूं। अब तुम गलती क्या करते हो मैं बोलता हूं, तुमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर लिया। अब इसके बाद जब तुम सेम क्वेश्चन तुम करोगे वो तो तुम क्रैक कर ही पाओगे, बट एग्जाम में तो नया क्वेश्चन आएगा। तो यू डोंट हैव टू डू टू मेनी क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप। वैसे अगर तुमने 500 क्वेश्चन भी कर लिया ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और देखो मैं बोलता हूँ पूरा सीए इंटर जर्नी इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, है ना। अगर किसी को गलत फहमी है ना कि हम तो पढ़ेंगे 12-15 घंटे, दूसरा नहीं पढ़ेगा हम पास होंगे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सच बताऊं ना तो मैंने आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा है जो सीए इंटर में आके पढ़ नहीं रहा है। घंटा 2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई 11 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, पर तुमको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि यार वो तो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, क्लास भी नहीं किया, सीधा जाके एग्जाम लिख दिया, और एक है जो पढ़ ही रहा नहीं। सब पढ़ते हैं, उसी टाइम में वो कैसे पढ़ते कितना पढ़ते वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेक्स्ट बुक मैंने अरेंज किया तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किया, अलग 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 वैरायटी। टोटल 160 प्लस क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें पास एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स, एमटीपी के, आरटीपी के। अब वो देखने जाओगे ना उसका एमटीपी या आरटीपी का आंसर टैली नहीं होगा, पास एग्जाम क्वेश्चंस के आंसर टैली नहीं होगी, क्योंकि लॉ अमेंड होता रहता है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन तो वहीं से पिक कर लिया, वो जो वहां से उठाया था ना क्वेश्चन वहीं से पिक कर लिया। आंसर को मैंने क्या किया, अमेंड कर दिया। आज जो कहानी है ना उसके हिसाब से मैंने अमेंड कर दिया। तो उस तरीके से मैंने पूरा ड्राफ्ट किया हुआ है। तो इसमें सारा अपना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें तुम देखोगे तो पहले तुम्हारा मेन क्वेश्चन आंसर्स है, फिर उसके बाद मैंने पीछे क्लास वर्क रखा है, फिर क्लास टेस्ट रखा है। तो इट इज लाइक दैट। ये 2 तुम्हारा हार्ड कॉपी है जो मैंने तुमको ऑलरेडी दे दिया है, थियरी एंड क्वेश्चन आंसर, जिसमें एमसीक्यू भी है। ये हार्ड कॉपी है। अब ना इसके अलावा एक नोट्स है। अब ये क्या है मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। अब पहले क्या होता था, मैं ना डिक्टेट करता था बच्चों को क्लास में। देखो इधर क्लास में बच्चों को मैं डिक्टेट करता था, बच्चे लिखते थे, क्योंकि और फिर वो कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया। बट मैंने देखा इसका जो एडवांटेज मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा था, मतलब द अमाउंट ऑफ एडवांटेज जो आना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। मैंने बोला यार अभी इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। मैंने लास्ट 3 साल से स्टाइल चेंज किया। मैं पढ़ाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या किया, जो भी हैंड रिटन देता था ना उसको टाइप करवा दिया और इसको सॉफ्ट कॉपी में अरेंज कर दिया। अब आज समझो मैंने पढ़ाया, बेटा आज मैंने आपको पढ़ाया, आप घर पे गए, आपको ये नोटबुक में लिखना होगा। अब इसका 2 एडवांटेज है। अब इसका क्या एडवांटेज है वो बताता हूँ। मैंने तुमको पढ़ाया, तुमने नोटबुक में लिखा। अब क्या होगा, तुमने जो आज 6 घंटे में पढ़ाई की है, तुम घर पे जाओगे और जब तुम लिखोगे वो सारा का सारा प्रोविजन क्या होगा, आपको रिकलेक्ट होगा। अच्छा सारा रिकलेक्ट होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें तुम जोन आउट हो गया था। अरे होता है कि नहीं, मम्मी ने घर पे क्या खाना बनाया रहेगा, नहीं आज क्या करना है बाहर जाके, कोई दोस्त होगा उसका कुछ तो चालू होगा बाहर लाइफ में। एक देखो मैं ये बोलता हूँ ह्यूमन टेंडेंसी है कुछ, इसमें कोई ये कुछ गलत नहीं है कि तुम कभी जोन आउट होता है। तो खैर मेरे लेक्चर में इट विल बी वेरी रेयर कि तुम जोन आउट होगा, मौका कम मिलेगा। बट अगर होते भी हो ना, एडवांटेज क्या होगा, जब तुम लिखोगे पहले तो कॉन्सेप्ट पूरा रिकलेक्ट होगा, मैप हो जाएगा पूरा दिमाग में, और जब तुम लिखने बैठोगे ना वो लीगल वर्ड तुम्हारे दिमाग में इंक डाउन होंगे।
मैं तुमको बीच बीच में ना एमसीए की वेबसाइट से जो कंपनीज एक्ट है ना, ओरिजिनल एक्ट जो पास होता है उससे कंपेयर करवाऊंगा। मैंने एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज रखा है, मतलब मैंने लीगल लैंग्वेज को थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं किया है। मैंने एग्जैक्ट जो एक्ट से पास होता है सेम टू सेम लैंग्वेज रखा है, तो लैंग्वेज भी तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। और मान लो 10 में से एक कॉन्सेप्ट तुम जोन आउट हो गया था जो तुमको रिकलेक्ट नहीं हुआ लॉजिक के साथ, नेक्स्ट डे आओगे मेरे से पूछोगे और खत्म। मतलब रोज के रोज तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म होता चला जाएगा। कोई बोलेगा सर बहुत होमवर्क रहेगा, नहीं बहुत नहीं रहेगा। अब समझो, एक एग्जांपल देता हूँ, एवरेज पकड़ोगे तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो उसका राइटिंग वर्क 2 घंटे का रहेगा और उतना बेयर मिनिमम चाहिए। तो ये लिखने से तुमको बहुत एडवांटेज है। सर ये लिखना ऑप्शनल है कंपलसरी है? कंपलसरी है। मैं डेली सबके बुक चेक करूंगा। सर अगर किसी बच्चे का नहीं कंप्लीट रहा, देखो आज नहीं बात करते ना पहले दिन ही आके धमकाना चालू करूं, पर जब मैंने कंपलसरी बोल दिया मतलब समझ रहे हो, नहीं कर, वो लड़की सोच रही है क्या हो गया यार, लगता है पनिशमेंट देगा लास्ट में। टेंशन मत ले, बड़ा पनिशमेंट नहीं रहता है। अगर नहीं लिख के आओगे तो बस 3 बार लिखना रहेगा, दैट्स इट, नॉट अ बिग पनिशमेंट। भाई समझा मैंने क्यों पूछा था 75 लाना है ना? फिर तूने बोला था पढ़ने के बाद, मतलब अब लाना है के लिए ये सब करना है ना? आएगा तुम्हारा, है ना? चलो, एनीवन 300 प्लस इन फाउंडेशन? गुड यार। कितना आया तुम्हारा? दैट स्मॉल गर्ल, हाँ तू ही तो है। हाँ 316, वेरी गुड। आपका? वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? 323, गुड। अच्छा, और बाकी तुम लोग को तो करना ही है, बाकी सबको इंश्योर करना है कि जब फाइनल में मिलेंगे ना, बोलोगे ना किसका किसका रैंक आया, क्योंकि फाउंडेशन में तो रैंक नहीं देते हैं, तो फाइनल में सबका हाथ ऊपर आना चाहिए। इंटर में रैंक आया एटलीस्ट, सबका हाथ इसलिए तो ऊपर होना चाहिए कि दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। एंड मोस्ट ऑफ यू शुड ट्राई फॉर रैंक, मस्ट गेट रैंक, नॉट ट्राई। तो ध्यान देना। तो अब ये लिखना मैंडेटरी है, मैं डेली बेसिस पे चेक करूंगा। इसके लिए तुमको ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है ना, ये 155 पेज का है जो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा तुमको। चैप्टर जैसे जैसे होता जाएगा तुमको नोट्स मिलता जाएगा। अभी ये लिखना मैंडेटरी है। 300 पेज का बुक बनाना, बच्चा बोलेगा सर है ये 155, हम 300 क्यों बनाए? तो टाइप्ड है, तुम लिखने बैठोगे तो फैला फैला के लिखोगे, तो 300 तो बेयर मिनिमम उसके ऊपर ही जाएगा। बट ये समझो इसमें तुम्हारा पूरा लॉ कंप्लीट हो जाता है। मतलब दैट, ये जो नोट रहेगा ना एडिटर, इसमें पूरा 100% लॉ विथ एवरी सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, सारा का सारा मसाला कवर हो जाएगा। मतलब वो कर लिया तो तुम ये समझो 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे विथ लीगल वर्ड। तो उतना पावरफुल नोट सही है ये नोट। इंटर में तो नहीं, बट फाइनल की बात कर रहा हूं। वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी स्कोर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, दैट इज इन लॉ सब्जेक्ट, नॉट, हर रैंक वॉज 37, बट वो लॉ सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक लाई थी, गोल्ड मेडल लाई थी, सिर्फ हैंड नोट्स पढ़ के गई थी। और ऐसा मतलब उसका तो पब्लिक डोमेन में, क्योंकि अभी तो वो ये है, आईपीएस ऑफिसर है, वो अभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है आसाम में, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आता है। तो 2014 में मेरी स्टूडेंट थी समीक्षा जेना में। तो नोट बहुत इफेक्टिव है, बट एज आई टोल्ड यू, वही नोट हम सबको पढ़ाते हैं। एक बच्चा होता है 85 भी लाता है, एक बच्चा होता है 65 भी लाता है, एक होता है 70 भी लाता है। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। इसीलिए डेली बेसिस पे तुमको लिखना है और मैं डेली बेसिस पे चेक करूंगा। तो आज ही एक 300 पेज का नोटबुक बना लेना आप लोग। दूसरा, इसके बाद ये सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेगा। इसके बाद मैं तुमको बोलता हूं क्या होता है। ए, क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज मैं तुमको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाया, मैं क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा। नोट पूरा लीगल वर्ड्स है तो लीगल वर्ड ही डेवलप होगा। सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा डिटेल में। और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के बाद, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के बाद जब तुम घर पे जाओगे, मैं तुमको वो क्वेश्चन आंसर्स खुद से प्रैक्टिस करना है। जो मैंने क्लास में डिस्कस किया सेम क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना है। और जैसे जैसे तुम एडवांस करोगे, मैं तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, ये तुमको सॉफ्ट कॉपी में दूंगा। बट पहले तो अपने हार्ड कॉपी का जो है ये, इसी का क्वेश्चन आंसर करो, क्योंकि इसमें भी 155 प्लस क्वेश्चन आंसर्स है।
दैट इटसेल्फ इज ह्यूज फॉर प्रैक्टिस। बट मैं ये सॉफ्ट कॉपी में एक्स्ट्रा क्यों दूंगा, ये करने के बाद भी अगर किसी में जान बचता है और प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बच्चा क्या करता है। अच्छा, ऐसे बहुत कम होता है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, क्योंकि मुंबई में तो कम होता है, क्योंकि मुंबई में ना ट्रैवलिंग टाइम लोगों का बहुत इन्वॉल्व होता है। आई टेल यू व्हाट इज द एडवांटेज इन अजमेर। आई पर्सनली फील, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं तो मेरे को ऐसा लगता है यार, सबसे क्रूशियल जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे आधा घंटा से ज्यादा ट्रैवल लगता होगा वन वे। किसी का है मोर देन हाफ एन आवर, आप दोनों का है कितना टाइम लगता है? तब तुम तो यार एकदम प्रॉपर हिसाब किताब वाली हो। आपका गुड़िया हाँ सर ठीक है, मतलब आधा घंटा बोला मैंने। आई वॉज ट्राइंग टू से कि किसी को 2-2.5 घंटे नहीं लगते, विच इज अ वेरी, दूसरे का छोड़ो, मैं बोलता हूँ मैं ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे ट्रैवल करता हूँ दिन का, अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर्स। समझ रहे? अपार्ट फ्रॉम माई लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स अराउंड 10-12 आवर्स चला जाएगा, 8 आवर्स चला जाएगा, प्लस मेरा अपना छोटा मोटा काम है वो चला जाए, प्लस दिस ट्रैवलिंग टाइम। तुम्हारे पास एक ट्रैवलिंग टाइम का क्यूशन है, तो तुम सोच सकते हो ऑफ गोइंग लिटिल एक्स्ट्रा माइल, ऑफ गोइंग लिटिल एक्स्ट्रा माइल एंड सिक्योरिंग रैंक। तो ये सॉफ्ट कॉपी में दूंगा ताकि मान लो अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, अब सबसे काम की बात, सर हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करने वाले हैं? मैंने बोला अपने को डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, तो अपन डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करेंगे? जो मेरा हैंड नोट्स है वो तो लीगल ही है पूरा, टेक्स्ट बुक जो है वो पूरा लीगल लैंग्वेज है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए सारा 155 क्वेश्चन आंसर जितना पढ़ाऊंगा डेली वो तो पूरा तुमको घर पे जाके खुद से लिखना है। अच्छा, अब सर ये कंपलसरी है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, बट मैं तुमको चॉइस दे रहा हूं कि तुम ये लिखो घर पे जाके, एंड मैं ये इंडिविजुअली तुम्हारा चेक करके फीडबैक दूंगा। अब बात ऐसा है ना बेटा कि कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा तुमको कि एक टीचर जब वो वेरीफाई करता हो, वो टीचर जो समझो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको पता है लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो वो जब तुमको वेरीफाई करके फीडबैक देगा तो बहुत क्रिटिकल फीडबैक मिलेगा आंसर पे, एंड वो बाई एवरी पासिंग आंसर तुम्हारा आंसर चेंज होता जाएगा। अरे लास्ट बैच की बात कर रहा हूँ, हम लोग का क्या होता था, बच्चे बैठते थे ना, तुम्हारे में से है किसी के दोस्त लास्ट बैच में? तुम्हारे हैं, ठीक है, कौन है? अच्छा, मैं शायद दीक्षा का नाम थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ा टाइम हो गया एक्चुअली। तुम्हारे कौन है? ठीक है, वो तो जानते होंगे मुझे, मैं नहीं उनको, मैं भी जानता हूँ, सॉरी ऑफेंड हो जाएंगे मालूम पड़ा तो, पर थोड़ा टाइम हो गया तो नाम थोड़ा धुंधला धुंधला मेरे को हो गया है, बट फेस वाइज डेफिनेटली आई विल रिकलेक्ट देम। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते थे, 4 बजे लेक्चर छूट जाएगा, इधर एक प्रैक्टिस रूम रहता था, हम लोग उधर बैठेंगे, 2-2 घंटे बैठ के आंसर चेक कर रहा हूँ उनके, फीडबैक दे रहा हूँ उनको। बताया तुमको? पता है? अच्छा, तुम्हें भी पता है? अच्छा ठीक है, तो आंसर चेक कर रहा हूँ, फीडबैक दे रहा हूँ, वो जर्नी में मजा आएगा तुमको। तो इट इज ऑप्शनल, बट आई वुड से कि एक बुक बनाओ 150 पेज का, 150 पेज का, जिसमें तुम क्वेश्चन आंसर्स लिखो। हम लोग क्लास के बाद वो बैठ के इंडिविजुअली, इंडिविजुअली बोलता हूँ मतलब सारे बच्चे साथ में ही रहते हैं, बट एक एक को फीडबैक दूंगा तो सबके लिए वो रेलेवेंट हो गया, और तुमको तुम्हारे आंसर्स का फीडबैक मिलता जाएगा ना, तो तुम्हारा आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव होता चला जाएगा। दिस इज द ओनली वे ऑफ इंप्रूविंग द स्किल, है ना? कोई अगर बोले ना ये पढ़ लो इंप्रूव हो जाएगा, ये झूठ बोलेगा तुमको। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा के जाऊं, देखो एक बात समझो, क्रिकेट तुम्हें खेलना है ना, मैं कितना भी अच्छा बताऊं फ्रंट फुट ऐसा होना चाहिए, बैट ऐसे एंगल से आना चाहिए, जब तक तुम बैटिंग नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब वो एक्चुअल बॉल आएगा ना, तो हाउ यू रिएक्ट ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर दैट यू हैव टू राइट एन आंसर एंड आई विल इवेल्युएट, और मैं फीडबैक दूंगा। तो आप लोग डेली लिखना चालू करो आंसर, जितने लिख सको, 5-6 जितने मैं डिस्कस करूंगा, किसी दिन 4 डिस्कस होगा, किसी दिन 5 होगा, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा वो भी लिखो। So it's not mandatory, but I will tell you to write it. 150 पेज का एक नोटबुक मैं बोलूंगा इसके लिए भी बना लो आप।
तो ये सॉफ्ट कॉपी में तो ये तुमको ऑलमोस्ट तुम्हारा 40-50% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये सॉफ्ट कॉपी में तुमको दूंगा। बट दिस इज विल बी एन एक्स्ट्रा, ये करोगे तो भी ठीक, नहीं किया तो भी तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए तो तुमको सब बता दिया क्या करना है, लैंग्वेज डेवलप करना है। तो लैंग्वेज डेवलप करने के लिए मैंने बताया बुक बनाना है तुमको, लिखना है, और वो सारा, उससे तुम्हारा लीगल लैंग्वेज डेवलप होगा। लेकिन एमसीक्यू के लिए क्या करोगे? एमसीक्यू करेक्ट जाने के लिए क्या होना चाहिए बताओ मेरे को, एनीवन? इन ऑर्डर टू मेक एमसीक्यू करेक्ट व्हाट यू नीड टू डू? यस बेटा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बच्चों की। बॉम्बे में भी, हाँ, बॉम्बे में भी, अब मैं बोलता हूं, और गलती बच्चों की नहीं है, टीचर सारे यही पकाते हैं। तुम किसी टीचर से बात करो, आया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, अरे क्या करेगा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहिए, मैं भी मानता हूं, डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहिए, मैं भी मानता हूं। एमसीक्यू में तो तुम क्या कॉन्सेप्ट करेगा? 4 ऑप्शन रहने वाला है, एक कहानी रहेगा, मोस्टली वो डेट बेस्ड रहता है, मोस्टली डेट बेस्ड रहेगा। अब उसमें 30 दिन है कि 40 दिन है, कॉन्सेप्ट से कैसा पता चलेगा कि बीच में अमावस्या आ गया था तो 30 दिन होगा? ट्रस्ट मी, एमसीक्यू सिर्फ तभी क्रैक कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट तुमको ऐसा प्रोविजन याद है ना कि रात के 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो तुम आंसर कर पाओ। अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो ट्रस्ट में तुम कितना भी रट्टा मार लो, सॉरी, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एमसीक्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आएगा वो, और तुमको पता है 30 डेज है कि 40 डेज है, तुम उसमें ही कंफ्यूज हो गए। 45 डेज है कि 60 डेज है, तुम उसमें ही कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पूरे एक्ट में ही डेज भरे पड़े, पूरे एक्ट में ही फॉर्म नंबर्स भरा पड़ा है। तो एमसीक्यू क्रैक करने के लिए ना प्रोविजन मेमोराइज होना चाहिए। देखो बातें ना क्लियर होनी चाहिए डे वन को, डिस्क्रिप्टिव के लिए लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए याद होना चाहिए। वो 30 मार्क्स तुम तभी स्कोर कर पाओगे जब तुमको अच्छे से याद है पूरा। अब वो हम याद कैसे करेंगे एमसीक्यू, बताता हूं मैं। देखो सर, हम एमसीक्यू कैसे याद करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट कैसे याद करेंगे? तुमने कुछ किया नहीं क्या इसी का? हाँ, अच्छा, ठीक है। तुम लोगों को ठंडी लग रहा है? पता नहीं। मेरे को तो लग रहा था उल्टा होगा कि मुझे ठंडी लगेगा, नॉर्मली बच्चों को नहीं लगेगा। चलो, बट ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, कोई कोई बात नहीं। अच्छा, तुम खुद के लिए कर रही हो क्या? यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ? अच्छा अच्छा, सॉरी, डू इट, डू इट नाउ। वेरी सेल्फलेस पर्सन यू आर नाउ। तो अब याद कैसे करेंगे मैं बोलता हूँ। ये लॉ में याद रखना भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मतलब सब फाउंडेशन में क्या होता है, 3 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, वो कर लेता है बच्चा थोड़ा पीछे पढ़ पढ़ के, उसमें से भी 1-2 चैप्टर तो काफी छोटे हैं। इंटर का ना पोर्शन बहुत बड़ा है, तो याद रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम याद कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ। एवरी लेक्चर में ना मैं स्टार्टिंग और एंड में रिवाइज करवाऊंगा, और जो बड़े बड़े चैप्टर्स उसका तो मिडल ऑफ द इसमें भी रिवाइज होगा। मतलब ऑन एन एवरेज हर चैप्टर 5 से 10 बार तो क्लास में रिवाइज होगा, बेयर मिनिमम। मतलब मिनिमम 5, मैक्सिमम 15 बार रिवाइज होगा। चैप्टर का लेंथ कितना है उस पे डिपेंड करता है। तो एक तो तुम्हारा उसमें से याद हो जाएगा कि जब बार बार रिवाइज करवाऊंगा, फिर तुम घर पे जाके लिखोगे तब वो याद होगा तुमको। और तीसरा, जो क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जब टॉपिक खत्म होता है तो एक ऑडियो देता हूँ। ये ऑडियो क्या होता है मैं बोलता हूँ। अब समझो 12 घंटे का एक चैप्टर है, तो उसका ऑडियो है ना 10 मिनट का रहेगा, 12 मिनट का रहेगा। सर 12 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएगी? सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, सारी चीजें कवर हो जाएगी। मतलब तुमने जो भी 12 घंटे में पढ़ा है ना, उसका पूरा ऑडियो 12 मिनट में खत्म। और उसमें सारे प्रोविजंस रहेंगे, सेम टोन, सेम फ्लो में, सब कुछ सेम। तो इसका मतलब जिस टीचर से पढ़ा है उसी टीचर से तुमने पूरा रिवाइज करा, तो वो छपेगा ही छपेगा तुम्हारे दिमाग में, वो पूरा तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। फिर वो ऑडियो वैसे ही सारे चैप्टर्स के लिए ऑडियो जाता रहेगा। अब क्या होगा, ये ऑडियो तुम बीच में उठा के सुन लोगे। अब कभी ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन बस वस में ट्रैवल करता है? चलो तो एक ही जन, बाकी सब स्कूटी से। स्कूटी पे तो मैं अवॉइड करता हूँ, कुछ भी मत सुनो, रोड पे फोकस करो, है ना। वो 10 मिनट बचाने के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। बाकी जो
नहीं ऑब्वियसली नहीं, लेकिन है कुछ तो स्कूटी पे भी गाना सुनते सुनते चलाते हैं। पीछे वाला बेचारा हॉर्न बजा रहा है, वो आगे वाला आराम से गाना सुन रहा है। तो अभी तुमको ऑडियो बहुत हेल्पफुल होगा। जब तुम ये टॉपिक खत्म होगा ना, 3-4 बार ऑडियो सुन लेने का। अब वो 4 रिवीजन तुम्हारा वैसे ही हो गया। पूरे लॉ का, कंपनी लॉ, अदर लॉ का मिला के ऑडियो 5 घंटे का रहेगा। मतलब 5 घंटे में 100% लॉ डिवाइस। तो मतलब किसी दिन सुबह उठे तो मन कर रहा है आज लॉ पढ़ना है, तुमने ऑडियो चालू करके छोड़ दिया। तुम समझ रहे हैं? हाँ, ये बोले ऐसा मन नहीं करता। 3 लेक्चर बाद बात करेंगे ये। 3 लेक्चर के बाद तुमको पूछेंगे ना लॉ पढ़ना है क्या, तो यू विल से कि यस। मतलब आई टेल यू वन थिंग, कल मेरा लास्ट लेक्चर था मई 25 में, बोरीवली में, बॉम्बे में। तो 200 बच्चे थे अराउंड। मेरा लेक्चर खत्म हो 12, मेरा ट्रेन था एक्चुअली अजमेर का, तो मुझे निकलना था। मुझे एक्चुअली में 2.5 घंटे लगे क्लास से बाहर निकलने में। द जर्नी वॉज सो मेमोरेबल, स्टूडेंट वॉज सराउंडेड मी, वी वर टॉकिंग। इट इज अ जर्नी। देखो कोई भी चीज को ना, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, कोई चीज अगर तुम्हें पसंद आने लगे ना, तुम्हारा जर्नी वैसे ही सिंपल हो जाएगा। तो 3 लेक्चर के बाद ऐसा होगा ना, आई एम टेलिंग यू, 3 लेक्चर भी शायद मैंने हाइप कर दिया। 3 लेक्चर भी ज्यादा बोल दिया, 2 लेक्चर के बाद ऐसा होगा ना, यू विल स्टार्ट लविंग लॉ लाइक एनीथिंग। मतलब तुम वेट करेगा। मुझे ना सब्जेक्ट को फनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लॉ में। लॉ इटसेल्फ इज सो लाइवली सब्जेक्ट कि उसको तुमने ढंग से पढ़ा ना, तो इट वर्क्स लाइक अ ड्रग्स ऑन योर बॉडी, एंड आई मीन इट। मैं बता रहा हूँ 2-3 लेक्चर के बाद ना ऐसा होगा कि तुम बेताब रहोगे लॉ पढ़ना है, तो वो होगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू। तेरे को ही पूछूंगा मैं 3 लेक्चर बाद, है ना, टेंशन मत ले। चलो, तो वो हंस रही है, उसको पता सर जो बोल रहे सब सच बोल रहे हैं। क्या बोलती है? नहीं मतलब उसके लिए नहीं कि मेरे लिए नहीं। चल, तो ये ऑडियो तुमको हेल्प करेगा। तो ये 4 रिसोर्सेज है बेटा, दैट विल कवर्स एवरीथिंग। इसके अलावा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जब मैं इतना ब्लंटली बोलता हूँ ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलता हूँ मैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लिया ना, मतलब तुम 100 मार्क्स एकदम कंफर्टेबली अटेम्प्ट करके आ पाओगे, लिख के आ पाओगे। इसके अलावा बाजार से कोई सोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मॉड्यूल का भी 100% प्रोविजन मैंने कवर कर लिया है, तो तुमको वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्यों बोलता हूँ, नॉर्मली तो मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, बट ये लॉ सब्जेक्ट है, तो ये तो पार्लियामेंट से जो लैंग्वेज पास हुआ है वही मॉड्यूल को भी यूज करना है, वही मुझे भी यूज करना है, और मैंने भी वही यूज किया है। दैट मीन्स अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा सब हो गया, तुमको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज, द फ्लो, द टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो ये सारा हो गया। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? पक्का? अच्छा, एक चीज आज ही सेटल हो गया, डेली मैं नोटबुक चेक करूंगा जब तुम्हारा लेक्चर खत्म होगा या तो लेक्चर स्टार्ट होगा, दैट विल सी। एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन चेक करूंगा, तुमने क्या क्वेश्चन लिखा है, उसका क्या आंसर होना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, वो वॉलेंटरी रहेगा, जिसको दिखाना होगा। बट मैंने एक चीज नोटिस किया, अजमेर में सारे बच्चे आते हैं, सारे आते हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने बोला, मैं सोचा 4-5 आएंगे, 15 मिनट में हो जाएगा, सोचा थोड़ा अजमेर घूम लेंगे। तो 4 बजे जो स्टार्ट हुआ, 5:30 बज गया। 1.5 घंटा मैंने पूरा चेक किया। फिर जब जा रहा था तो एक लड़का बोलता, सर इस तरफ जा रहे हो ना आपका गेस्ट हाउस? बोला हाँ। तो चलते चलते एक आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा लगा मुझे, ऑब्वियसली घूमने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो मोस्ट ऑफ बच्चे करके आते हैं। ऐसा होगा कि कभी समझो आज एक 10 बच्चे का कर लिया, कल एक और 10 का कर लिया, परसों एक 20 का कर लिया, वो जैसे जैसे, बट सबका चेक होता जाएगा। जब पूरा लॉ खत्म होगा, बाय दैट टाइम सबके कम से कम 30-40 आंसर्स मैंने इंडिविजुअली चेक कर लिए रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सेज, बैकग्राउंड, सोर्स, ये सब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। जो एक ही बच्चा है आई थिंक ऑनलाइन, आई होप उसको सब समझ रहा है, बिकॉज आई कांट सी हर मैसेज। सो बट आई होप दैट स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। अब ना मैं सब्जेक्ट पे जा रहा हूं। अभी तक तो सिर्फ ओवरव्यू था, बट ना अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्ट पे जाने के पहले ना मुझे कुछ बातें करनी पड़ेगी तुम लोग से, क्योंकि मैं
लॉ पढ़ाना स्टार्ट करता था पहले। फिर मैं जब मिडल ऑफ द लॉ में पहुंचता था ना, मुझे पता चलता था बच्चों का बेसिक्स ही कच्चा है। फाउंडेशन इंटर छोड़ो, मैं फाइनल वालों की बात कर रहा हूं, जो इंटर पास हो क्या है, उनका बेसिक दिखता था काफी हिला हुआ रहता था। तो 2 घंटे आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो लॉ के एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट लॉ रीडिंग के लिए वो नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब उसका पासिंग रेफरेंस पूरे बुक में रहेगा। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है तुमको पहले से पता होगा, हो सकता है नहीं होगा, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा तुम्हें पता है कि नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं पता होगा, तो बोलेगा मत करो सर अज्यूम। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। नाम क्या है गुड़िया तेरा? दैट गर्ल गॉट 316। हाँ, खुशी। जब मैंने वो छोटी बच्ची बोला तो तुमने पीछे वाली को क्यों देखा? छोटी बच्ची उम्र से बोला था, समझ रहे? सब छोटे ही हो ना आप लोग? एनीवन 22+? आई एम 23 बाय द वे। झूठ लग रहा है तुमको? अच्छा, ये तुरंत समझ गए झूठ बोल रहे हैं सर, दिमाग से नहीं मतलब। चलो शुरू करते, शुरू करते। तुम सही में 22+? लगते नहीं हो लेकिन। आ जाओ, चलो। तो 23 बोलता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है बोलने में, है ना? मैं नहीं, अभी वो बोलूंगा तो तुम बोलेगा यार ये सीए कब बना फिर, है ना? चलो, तो शुरू करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है? वेरी गुड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कंपनीज एक्ट, ये सब पढ़ा है? एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, तो आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है या लॉ पढ़ा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा है? या कंपनीज एक्ट पढ़ा है या कंपनीज लॉ पढ़ा है? कौन कौन बोलता है एक्ट पढ़ा है? ठीक से हाथ ऊपर करो, पोलियो वाला हाथ नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। चलो सब बोल रहे हैं एक्ट पढ़ा है, ठीक है, तुम सब रॉन्ग हो। आप लोगों ने एक्चुअली में लॉ पढ़ा है। अब ना यही गलत फहमी होता है स्टूडेंट को जब वो आंसर लिखते हैं, उन्हें लगता है हमने सिर्फ एक्ट पढ़ा है और वो सिर्फ एक्ट का रेफरेंस देते जाते हैं। कभी भी कोई एक्ट अपने आप में कंप्लीट होता ही नहीं है। एक्ट में, लॉ में टोटल 6 चीजें आती है, वो 6 चीज मिलके एक कानून बनता है। और जब तुम पढ़ते हो ना, तुम वो 6 चीज पढ़ते हो, बट तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम वो 6 चीज पढ़ रहे हो। आज पहले ना शुरू में थोड़ा टाइम लेके मैं तुमको वही बताने वाला हूं कि वो 6 चीज होता क्या है, और वो 6 चीज बन के कानून कैसे बनता है, और उसको पढ़ना कैसे होता है। तो पहले तो आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने द कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स का लॉ पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का लॉ पढ़ा है, कंपनीज का लॉ पढ़ा है। अब ये लॉ होता क्या है मैं बोलता हूं। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसने बोला है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तुमको पता है ना मदर ऑफ ऑल लॉज है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर यही है। साथ में आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा है। तो आप लोगों ने 2 चीज पढ़ा है आर्टिकल 13 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, दूसरा जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये पढ़ा है आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट में। और आपने पढ़ा है लॉ में क्या क्या आता है। तो बेटा लॉ में आता है एक्ट, रूल, रेगुलेशन, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन मत लो, अपने नोट्स में सब है। बाई लॉज, ऑर्डिनेंस, एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाई लॉज, ऑर्डर, 6 चीज आ गया ना। ये जो 6 चीज है ना, आप ये 6 मिला के लॉ बनता है। और जब तुम पढ़ते हो तो सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ते हो,
उसके साथ उसके रूल्स भी पढ़ते हो। अगर ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है तो वो भी पढ़ते हो, अगर रेगुलेशन एप्लीकेबल है तो वो भी पढ़ते हो, अगर बाईलॉज एप्लीकेबल है तो वो भी पढ़ते हो, और अगर ऑर्डर्स अवेलेबल है तो वो भी पढ़ते हो। अब तुमको तेरा हाथ नहीं जाएगा उधर, भगवान तेरे को 10 मार्क ज्यादा दे लो। मैं ये सोच रही मैं क्यों नहीं गई। चलिए, तो बेटा आप लोग कुल मिला के ना ये 6 चीज पढ़ते हो। अब सबसे पहले ना मैं तुम लोग को ये बताऊंगा एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है, ये तो तुमको पता होगा। एनीवन वांट टू आंसर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल? कोई आंसर करना चाहता है? एक्ट और रूल्स में क्या फर्क है? बोलो, कोई बात नहीं, गलत हो गई तो क्या होगा, बोलेगी गुड़िया, तो बोलेगी गुड़िया। वो अंदर क्लास में आने का नाम ही नहीं ले रही थी, सारे बच्चे आ गए थे, और नीचे वो जबरदस्ती नहीं बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं, वो नीचे ही खड़ी तो जा ही नहीं रही थी अंदर। एनीवन वांट टू ट्राई? वांट टू ट्राई? बैठ कर बोले कि आज पहले ही मेरा मुए मुए हुआ है, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। चलो मैं समझाता हूँ आप लोग को। अब बेटा एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है, ये देखो इधर सुनना। एक्ट है ना, ये पार्लियामेंट से पास होता है। एक्ट पार्लियामेंट से पास भी होता है एंड वो पार्लियामेंट से अमेंड भी होता है। अब दिक्कत क्या है पता है? तुमको कोई बात अगर पार्लियामेंट से पास करनी है, पार्लियामेंट से अमेंड करना है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होता है, ये तो पता ही होगा। कौन से 2 हाउसेज होते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा में जो मेजोरिटी है, अब ऐसा हो सकता है सेम पार्टी का दोनों जगह पे मेजोरिटी हो? वो हाँ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। हो सकता है बट मोस्टली नहीं होता है। अब देखो जैसे लोकसभा में आज के डेट में किसका मेजोरिटी है? बीजेपी का तो नहीं है, एनडीए का है। सर वही बात नहीं, वही बात नहीं। जिस दिन कोई पद मांगा दूसरे पार्टी ने, सबसे पहला काम करेगा नीतीश कुमार छोड़ के भागेगा पार्टी। सारे पॉलिटिकल पार्टी एक जैसे ही होते हैं ना, उनको कुछ पावर चाहिए। तो बीजेपी का नहीं अकेला, बीजेपी इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टी, बट एनडीए का पावर है। राज्यसभा में तो कोई भी मेजोरिटी नहीं है, बोलो बीजेपी इज नॉट इन मेजोरिटी राज्यसभा में। अब दिक्कत क्या आएगा पता है? कोई एक्ट को अगर तुमको पास करना है या कोई एक्ट को तुमको अमेंड करना है, तो तुमको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास करना होता है। लोकसभा से भी पास करना होता है, राज्यसभा से भी पास करना होता है। ये लोकसभा से तो तुम अमेंड कर लोगे, राज्यसभा से अमेंड करने में तेल निकल जाएगा। क्यों? लोकसभा की जो एमपीज होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? जनरल इलेक्शन से। अभी हुआ था ना कुछ टाइम पहले, आई थिंक 6 महीना हो गया होगा, 6 महीना कितना हो अभी तो। अच्छा, अभी राज्यसभा से कैसे होता है सर? राज्यसभा से कैसे अपॉइंट होता है वो बताने जा रहा हूं आप लोग को। देखो राज्यसभा में ना जो स्टेट के इलेक्टेड लोग होते हैं, किसके इलेक्टेड लोग बोला मैंने? स्टेट के जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, एमपीज नहीं, एमएलए, वो आपस में से चुन के लोग को भेजता है, और वो बंदे एमपीज कहां पे बैठते हैं? राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में मेजोरिटी है ना स्टेट रीजनल पार्टीज का होगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस में देखोगे तो मोस्ट ऑफ स्टेट में इलेक्शंस जीतता कौन है? रीजनल पार्टी। जैसे साउथ में अगर तुम देखोगे मोस्ट ऑफ, जैसे चेन्नई में डीएमके है, आई मीन तमिलनाडु में, वैसे ही कर्नाटका में कोई है, केरला में कोई है, बिहार में कोई है, रीजनल पार्टीज का मोस्टली रहता है। तो राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं रहेगा बीजेपी का। अब लेकिन उसको तो दोनों से पास करवाना पड़ेगा अगर उसको कोई एक्ट अमेंड करना है तो। अब तुम्हें नहीं लगता उसका तो तेल निकल जाएगा एवरीवन? नहीं लगता आपको? उसका तेल निकल जाएगा अमेंड करवाने में। सब तो करवाता कैसे? करवाता है जुगाड़ से। थोड़े को प्यार से समझाया, थोड़े को पटाया, थोड़े को धमकाया, एंड देन पास किया। बट मुझे बताओ ये हमेशा करना पॉसिबल है क्या? इट टेक लॉट ऑफ टाइम ना यार, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो लॉ मेकर क्या करता है? लॉ मेकर क्या करता है, जो प्रोविजन उनको एज इट इज लिखना है उसको एज इट इज लिख के छोड़ देगा। वो एज इट इज लिख के छोड़ देगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? और उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है तो वो एक्ट को अमेंड करेगा।
तो लॉ मेकर क्या करता है, जो रिजिड नेचर का है ना, जो किस नेचर का है, जो लगता है मुझे अगले 20 साल 30 साल 40 साल इसमें भी कोई चेंजेस आने के चांसेस नहीं है, मतलब मुझे पता है कि अगले 20 साल में भी मुझे चेंजेस नहीं लाना है, 25 साल में भी नहीं लाना है, चेंजेस लाने के चांसेस बहुत कम है, उसको एक्ट में एज इट इज लिख के छोड़ देगा। कैसे लिख के छोड़ देगा, एक्ट में एज इट इज लिख के छोड़ देगा। सर एग्जाम्पल देता हूं, ये फाइनल में एक सेक्शन है 164, इट टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलता है मेरे बच्चों, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, बोलता है कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। उसमें लिखा है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट, पूरा नहीं लिखता अपन, सिर्फ ये लिखते हैं अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, मतलब पागल आदमी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, लॉ में इसके चेंजेस आने के चांसेस कितने हैं, जीरो बोलो या तो वेरी रेयर चांसेस है। कल को कोई प्रधानमंत्री आएगा, बोलेगा मैं भी पागल हूं, मुझे भी पागल लोग डायरेक्टर चाहिए, ऐसा हुआ नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज में मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी में भी नहीं जाऊंगा, मतलब मैं लास्ट मैच वालों को भी बोला, मैं बोला मैं इसके बाहर रहूंगा, है ना, मैं हमेशा बाहर रहता हूँ इसके, क्योंकि नहीं तो अलग ही मुद्दा क्लास में चालू हो जाता है, तो आई स्टे अवे फ्रॉम माई पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो अब कोई आया प्रधानमंत्री, बोला है पागल आदमी को भी डायरेक्टर बनने का है, उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, वाई ओनली साउंड पीपल शुड हैव दी फन, बोला पागल को भी बनाओ, ये तो अमेंड करना पड़ेगा, उसको कहां पे जाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा। ये मुश्किल है ना, लेकिन मुश्किल है, लेकिन ये अमेंडमेंट भी तो मुश्किल है, ये इसके चांसेस भी तो ज्यादा है कि कम है, कम है, वेरी रेयर चांसेस। अच्छा, अब एक सेक्शन है 160, उसमें क्या लिखा बता, अगर किसी को डायरेक्टर बनना है ना तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। किसी को क्या बनना है, डायरेक्टर, तो उसको क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सवाल आता है, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹1,00,000 का देना है। ये क्यों रखते हैं पता है, डायरेक्टर के इलेक्शन में अगर खड़ा हो रहा है तो 1,00,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट, नहीं तो कोई पागल आदमी फालतू में जाके खड़ा हो सकता है कि नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं, क्या नाम है गुड़िया तेरा, हाँ श्रेयांश ना, श्रेया, इसको पागल आदमी नहीं बोला मैंने, समझाने के, तू बोलेगा जस्ट पागल आदमी के बाद आपने इसको उठा लिया एग्जाम्पल में। इसको पता है मैं इलेक्शन में नहीं जीतेगी रिलायंस के, लेकिन सोच रही चल ना उसी बहाने मुकेश अंबानी के बराबर बैठ के आएगी, बोलेगी देख इलेक्शन में लड़के आई है उसके साथ, टाइम पास इसने एप्लीकेशन कर दिया, क्या चांसेस है कि इलेक्शन जीतेगी, बहुत कम मत बोलो, जीरो है, रिलायंस का इलेक्शन जीत जाएगी मुकेश अंबानी के सामने, जीरो चांसेस है, बट इसने कर दिया एप्लीकेशन, बोला अपना क्या जाता है। अब इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,00,000 रुपए का भरने को बोलते हैं, बोले हारेगी ना इलेक्शन तो ये 1,00,000 रुपए हम रख लेंगे, अब ये फालतू इलेक्शन भरेगी क्या, इसको पता है भाई हारूंगी भी और 1,00,000 भी जाएगा, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,00,000 रखा है। बट मुझे बताओ 2014 में जब ये कानून आया था 1,00,000 रुपए की वैल्यू थी, आज 2024 में है क्या वैल्यू, एकदम, मतलब आजकल तो सुनता हूं ना ऐसे वैसे लोग बोलते 1,00,000 कमा रहा हूं, मतलब काफी लोगों का सुनता हूं वैसे, मतलब 1,00,000 इज नो मोर अ वेरी ऐसा आइडल फिगर टाइप रह नहीं गया, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा किसी को बोले 1,00,000 कमा रहा, हाँ बोले 1,00,000 कमा रहा, मैं 1,50,000, तू क्या करता है, मैं इधर साफ सफाई करता है, बोलेगा तू मैं तो उधर बिल्डिंग में काम करता है, तुम समझ रहा है। तो आजकल तो कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं रह गई कि कोई 1,00,000 कमा रहा, मतलब वो एकदम रेयर ब्रीड टाइप का कुछ हो गया नॉर्मल। तो यार अब ना सरकार को पता है कि 1,00,000 रुपया मुझे बढ़ाना पड़ सकता है, समझ रहा है, और बार बार करना पड़ सकता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा बार बार पार्लियामेंट में जाएंगे तो तेल निकलेगा कि नहीं। तो सरकार क्या करता है, जब लॉ मेकर क्या करता है, जब कानून बनाता है ना और उसे जहां जहां पे लगता है कि मुझे बार बार चेंजेस लाना पड़ सकता है, वो उसके बाजू में क्या लिख के छोड़ देता है,
और एज मे बी प्रिस्क्राइब। जा रहा है आप लोग की बुद्धि में? कितने बजे सोई थी गुड़िया कल तो? आगे आ जा, मतलब आई डोंट माइंड, तो ऐसा बैठना है उधर बैठ, तो चेंज करना है तो कुछ सिटिंग प्लेस, तो फिर बढ़ा ही दो टेम्परेचर, ठीक है? चलो, नहीं वो लड़ो मत बस। अरे बाप रे, कैट फाइट चालू हो गया उधर। मुझे लग रहा है वो बच्ची थोड़ी लड़ाकू टाइप की है। हाँ, लड़ाकू है वो? नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी। ये है, कौन है बता दो, उससे थोड़ा एक हाथ दूर ही रहूंगा मैं। झगड़ा लड़ाई से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। लड़कों में है कोई लड़ाई लड़ाई करने वाला? मुझे कोई लास्ट बेंच वाला लड़का है। नहीं, तुम अच्छे लड़के हो तुम। चलो, हाँ, कौन है रोज? तेरा नाम रोज है? तो फिर बताना मेरे को लेक्चर के बाद तुम अपने बारे में कुछ। आ जाओ। तो देखो इधर, लॉ मेकर क्या करता है, 1 लाख के बगल में क्या लिख के छोड़ देगा? 1 लाख और एज में भी प्रिस्क्राइब। क्या लिख के छोड़ देगा? और एज में भी प्रिस्क्राइब। अब सुनो, जब ये लिख के छोड़ देगा ना, और एज में भी प्रिस्क्राइब, इसका एडवांटेज क्या होगा, सुनना अच्छे से। अब अगर इसमें कुछ भी प्रोविजन लाना है, उनको लोकसभा राज्यसभा से जाने की जरूरत नहीं है, वो रूल्स के थ्रू वो ला सकते हैं। वो अमेंडमेंट किसके थ्रू ला सकते हैं? रूल्स। और रूल्स कौन लाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आता हूं मैं उस पॉइंट पे, फिलहाल के लिए ये समझो, कौन लेके आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर समझो इस 1 लाख को 3 लाख करना है, मोदी जी सुबह उठे, बोले मुझे बहुत जोर से अमेंडमेंट आ रहा है, बोले मुझे ये, मित्रों, ये 1 लाख को 3 लाख करना है, क्या उनको राज्यसभा में जाने की जरूरत है? क्या लोकसभा में जाने की जरूरत है? क्या उनको अपोजिशन को पटाने की जरूरत है? नहीं, सीधा अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता ना, सीधा बोलेंगे, नोटिफिकेशन लाएंगे, बोलेंगे आज से ये 1 लाख क्या हो गया? 3 लाख। मतलब कैसे अमेंडमेंट लाना है, एकदम ईजी है रूल्स के थ्रू। तो लॉ मेकर लॉ बनाते टाइम ही क्या करता है, देखता है कि क्या रिजिड इन नेचर है और क्या डायनेमिक इन नेचर है। समझ रहे? जो रिजिड इन नेचर है उसको तो एज इट इज लिख के छोड़ देगा, मतलब फ्यूचर में अगर उसमें कोई भी चेंजेस लाना है तो उसको लोकसभा राज्यसभा एक्ट के थ्रू अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन एक्ट जब वो बना रहा है तो उसे लगेगा कि ये डायनेमिक इन नेचर है, मतलब इसमें बार बार चेंजेस लाना पड़ सकता है। नहीं नहीं, बार बार चेंजेस लाना पड़ सकता है, तो वो अमाउंट लिख देगा और उसके बगल में क्या लिख देगा? और अब उसको अगर जहां जहां पे एज में भी प्रिस्क्राइब लिखाना है एक्ट में, वहां पे कोई भी चीजें चेंज करनी है तो वो कानून लाने के लिए, अमेंड करने के लिए उसे लोकसभा राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली किसके थ्रू ले आएगा? रूल्स के थ्रू। और वो लाना मुश्किल है कि आसान है? क्योंकि वो कौन लेके आ जाता है? तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या अमेंड करना आसान है? अमेंड करना क्या आसान है, एक्ट या रूल्स? क्या डिफिकल्ट है? क्या पार्लियामेंट क्या पास अमेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अमेंड करेगा? रूल्स। अब मजा आएगा, क्या पहले आएगा? एक्ट। और रूल्स में क्या पहले आएगा? एक्ट। बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या आएगा? रूल्स। क्यों? कहने से पहले तो एक्ट आ जाएगा, उसी में तो लिखा रहेगा एज में भी प्रिस्क्राइब, और जहां पे क्या लिखा रहेगा? एज में भी प्रिस्क्राइब। जहां पे, अरे यार जा भाई, जहां पे क्या लिखा रहेगा? एज में भी प्रिस्क्राइब, सिर्फ वहीं पे क्या आएगा? रूल। अच्छा, एक्ट और रूल्स में क्या इंडिपेंडेंट है? एक्ट। क्यों? क्योंकि एक्ट में तो कुछ भी अंदर डाल सकते हैं अपन। मान लो मैं एक्ट हूं, मैं क्या हूं? एक्ट। तो मेरे में तो कुछ भी लिखे लॉ मेकर, लेकिन रूल्स तो सिर्फ वहीं पे आ पाएगा जहां पे एक्ट के अंदर क्या लिख के रखा है। तो अब 2 मिनट के लिए मान लो मैं तुम्हारा राकेश सहती हूं, मैं एक्ट हूं, क्या हूं मैं? एक्ट।
तो मेरे अंदर तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लिख दिया भाग जा भाई जा, हो गया अभी चला जा। वो वेलकम कर रहा है तब से ना, बराबर इधर वो मेरे को मेरी वाइफ की याद दिला रहा है। बिना मतलब के आके पंगा लेती थी, इधर आएगी और झगड़ा करना चालू करेगी एकदम फेस के सामने, मतलब तुम अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, और तब तक लड़ेगी जब तक जवाब ना दे दो। तुम समझ, इधर आके वो खड़ा था। तो आजा, एक मिनट, तुमने क्या सोच के ऐ किया था? तुम लोग मुझे थोड़े डेंजर टाइप लग रहे हो यार, क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, नोट्स किधर चला गया? सॉरी, हाँ सॉरी। चलो, तो देखो इधर, तो लॉ मेकर तो एक्ट के अंदर कुछ भी डाल के रख सकता है जो उसकी इच्छा होगी, लेकिन रूल्स तो वहीं पे आ पाएगा जहां पे एक्ट के अंदर क्या लिखा है, एज मे बी। तो एक्ट इज इंडिपेंडेंट बट रूल्स आर डिपेंडेंट ऑन एक्ट। ये बट मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था पार्लियामेंट पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लेके आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी पार्लियामेंट भी कर सकता है, कभी स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर समझते हो, जैसे पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा होता है ना, वैसे ही स्टेट का जो इलेक्शन जीतते हैं वो क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे अभी राजस्थान में कौन है पावर में, बीजेपी है, तो बीजेपी स्टेट लेजिस्लेचर जीत के बैठी है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में है। सिर्फ बीजेपी नहीं है, गलत बोल रहे हो, सब आ जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट इलेक्शन जीते हैं। अरे तो यहाँ पे लेजिस्लेचर होगा ना कोई, तो कहां पे है? जयपुर में, कैपिटल जयपुर ही हुआ ना, तो जयपुर में जो लेजिस्लेचर है, एक चेन्नई से, वहां पे सब बैठेंगे। जो कांग्रेस से जीत के आया है एमएलए वो भी बैठेगा, जो बीजेपी से जीत के आया है वो भी बैठेगा, और जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए वो भी बैठेंगे। जैसे पार्लियामेंट में सब बैठते हैं वैसे ही, बट वो स्टेट इलेक्शन जीत के जो बैठते हैं वो कहां पे जाके बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। कहां पे बैठते हैं? आप मेरे को एक बात सोच के बताना, सारे बच्चे पता क्या, अच्छा पता कैसे चलेगा कौन सा एक्ट पार्लियामेंट पास करेगा, कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर? इसके लिए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इसके लिए लिस्ट दे के रखा है। कितना लिस्ट दे के रखा है? 3 नहीं है, 4 लिस्ट है। अब मैं ये बोलूंगा, तुम बोलोगे ऐसा कैसा, बचपन से हम 3 लिस्ट पढ़ते आ रहा है। आप हमारी सोच को देखो, मैं हमेशा रेफरेंस दे के बात करता हूं ताकि आर्ग्यूमेंट ही ना हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 में दिया है। 4 लिस्ट है टोटल, एक एक करके बता रहा हूं। देखो, पढ़ा रहो पढ़ा रहो पढ़ा रहो पढ़ा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अब ये ना आर्टिकल 246, क्या बोला मैं, आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7, उसके किस में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना लिस्ट दिया है टोटल, 4 लिस्ट। इसमें जो यूनियन लिस्ट में दिया है उसके ऊपर एक्ट कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल दो, कंपनीज एक्ट। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 खोल के देखोगे, और शेड्यूल 7 में अगर तुम लोग आर्टिकल 246 देखोगे, तो आर्टिकल 246 में अगर तुमने एंट्री नंबर 43 देखा, क्या बोला मैंने, एंट्री नंबर 43, उसके अंदर इन्होंने क्या लिख के रखा है? अबे यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 43 में क्या लिख के रखा है, कंपनीज एक्ट। मैं अंडरलाइन करूं वही मत बोल दिया करो, थोड़ा अपना भी सोचो ना यार, बराबर की नहीं, झगड़ा लू बच्ची तो बहुत सीधी है बेचारी, चुपचाप एक्सेप्ट भी कर ली। चलो, तो ये लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल के, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 43 में क्या दिया है, कंपनीज एक्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर दिया ना, मतलब कंपनीज एक्ट के ऊपर कानून कौन बना सकता है सर? ए सुनो ना, अब तुमको पता है 2 सरकार, एक अपनी वो तमिलनाडु की और एक बंगाल की,
यूनियन गवर्नमेंट से हमेशा अलग ही रहता है। मतलब अगर बीजेपी ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया अभी दिन है, तो ममता बनर्जी बोलेगी रात है। और चेन्नई वाला भी वैसा ही है, डीएमके एंड दूसरा वो टीएमसी नाम है, टीएमसी, दोनों का वैसे ही कहानी। वो बोली तुम्हारा कंपनीज एक्ट हम फॉलो नहीं करेगी, हमको हमारा कलकत्ता का कंपनीज एक्ट बनाना है। बना सकती है क्या? सोच के बताओ, बना सकती कि नहीं बना सकती? नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? पार्लियामेंट की किस में दिया है? यूनियन लिस्ट में। तो उसको बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा? पार्लियामेंट। अच्छा, इसी के ऊपर तो फाइट हुआ था, नागरिकता कानून है ना, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप एक्ट, उसके ऊपर फाइट चल रहा था। तो बंगाल सरकार बोला हम नहीं बनाने देंगे। बोले अरे लेकिन वो तो कहां पे दिया हुआ है, तो वो बनाने का राइट भी किसके पास है? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तुम लोग लंच ब्रेक कितनी देर का तुमको मिलता है? हाफ एन आवर का, बस एक ही ब्रेक मिलता है डेली? बता नहीं, मैं देखो तुमको मैं बता दूं, करूंगा तो मैं वो जो मुझे सही लगेगा, बट मैं तुम्हारा जेन्युइन फीडबैक लेना चाहता हूँ। पहला ब्रेक कितने बजे? 10, कितने बजे देर का? 15 मिनट्स का। अच्छा ठीक है। दूसरा 12:30 बजे, वो लंच ब्रेक की बात कर रहे हो शायद, ठीक है। फिर एक 3 बजे का, मतलब तुम मिला मुला के 1 घंटा चाट जाते हो पूरा ब्रेक हुआ। और फिर छूट कितने बजे जाते हो? वो फिक्स है। हाँ, तुमने जो 4 जिस स्पीड में बोला ना, चलो चलो ठीक है। हाँ, नहीं आज 1:30 बजे दूंगा। 1 बजे चाहिए तुमको? तुम लोग को कुछ ब्रेक खाने का नहीं मिला? ठीक है, नहीं थैंक यू, क्या है इसमें, क्या है? खाना खाना नहीं खाया आप लोगों ने? 1 बजे दे दूंगा, इसमें क्या है? चलो ठीक है, थैंक यू। क्या तुमको भूखा रखेगा तो तुम ध्यान तो देगा नहीं, फायदा क्या? चलो क्यों लेकिन? अब उनको भी तो भूख लगना चाहिए। चलो चलो ठीक, चलो बता दूंगा, तुम अभी ध्यान दो इधर। तो यूनियन लिस्ट है ना, ये पार्लियामेंट पास करता है। तो नागरिकता कानून यूनियन लिस्ट में दिया है, ममता बनर्जी बोल सकते हैं मुझे इसके ऊपर कानून बनाना है? नहीं। सेम वे पार्लियामेंट ही बना सकता है, ये तो ममता बनर्जी बोल सकती है मुझे कंपनीज एक्ट बनाना है? नहीं। अच्छा, तो जहां जहां पे एक्ट पार्लियामेंट पास करेगा ना, वहां वहां पे रूल्स कौन लेके आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेके आएगा रूल्स, बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट। ज्यादा बुद्धि में आप लोग के। अच्छा, जहां जहां पे स्टेट लिस्ट में जो जो मैटर दिया उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। समझ रहे हो? तो इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अल्कोहल। अल्कोहल ये स्टेट लिस्ट में दिया, इसीलिए देखो हर राज्य में अलग अलग कानून है। राजस्थान में अलाउड है। जिस स्पीड से उसने बोला ना, मुझे लगता है रोज एक, सुबह सुबह ठंडी के टाइम पे, ताकि पूरे दिन। ए बाबा मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाना, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो तुम करती हो? चाय की बात कर रहा था। चाय नहीं, अरे बाबा मेरा ना उन लोगों से बहुत नाराजगी रहता है जो चाय नहीं पीते। चाय, चाय को प्लीज मना मत करो, मतलब डोंट डिसरिस्पेक्ट टी। मतलब आई हैव अ पर्सनल कनेक्शन। कौन कौन चाय पीता है क्लास में? चलो ठीक है, इंसान लोग हैं। तुम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट ढक्कन निकाल के 30। चलो ध्यान देना,
अल्कोहल है ना स्टेट लिस्ट में दिया है, इसीलिए हर स्टेट का अलग अलग कानून है। राजस्थान में अलाउड है, गुजरात में अलाउड नहीं, महाराष्ट्र में अलाउड है, बिहार में अलाउड, हर स्टेट का अलग अलग है। ये जहां जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, कौन बनाएगा बोलिए जोर से, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, वहां वहां पे रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे एक्ट कौन बना रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर। रूल्स कौन बनाएगा, तो अल्कोहल स्टेट लिस्ट में दिया है ना यार, कॉन्करेंट लिस्ट। ये ऐसा है ना जहां पे दोनों कानून बना सकते हैं, कौन, पार्लियामेंट भी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी। इसका बेस्ट एग्जांपल तो ग्रेच्युटी, समझ रहा है, ग्रेच्युटी। एक ग्रेच्युटी एक्ट का ना, एक तो द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तमिलनाडु में ना उनका खुद का भी एक ग्रेच्युटी एक्ट है। अब क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं ना यार, उसने बना लिया, जहां मौका मिला बना लिया, और हम बनाएंगे। अब सुनो, अगर मान लो तो दोनों भी बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी, एक्ट तो दोनों भी बना सकते हैं। अब मान लो, क्या नाम है गुड़िया तेरा, ऐश्वर्या, सलमान वाला, ठीक है, हाँ सॉरी अभिषेक वाला है, तो विवाद कर दिया मैंने। अब ना ये बच्ची तमिलनाडु में रह रही है, ये तो शी हैज टू कंप्लाई विथ, क्या, शी हैज टू कंप्लाई विथ बोथ। बोथ मतलब सेंट्रल का भी एंड स्टेट का भी। क्या बोला मैंने, सेंट्रल का भी एंड स्टेट का भी, दोनों का फॉलो करना पड़ेगा। ये मतलब इसको जो तमिलनाडु सरकार ने ग्रेच्युटी एक्ट बनाया है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया वो वहीं पे रह रही है तमिलनाडु में, दोनों फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों में विवाद हो गया तो क्या प्रिवेल करेगा, सेंट्रल, बड़ा लॉ है ना यार। अच्छा हाँ, तो सेंट्रल प्रिवेल करेगा, अगर नहीं तो दोनों फॉलो करना है, फाइट हो गया तो सेंट्रल विल प्रिवेल। यहाँ पे रूल्स कौन बनाएगा डिपेंड करता है, ये जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसके ऊपर कौन बनाएगा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, वेरी गुड। अब आता है रेसिड्यूरी। ये हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर बाबा साहेब, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता था मैंने हजारों चीज डाल दिया है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन फिर भी फ्यूचर में ऐसा तो कोई मैटर निकल के आएगा जो तीनों में नहीं कवर्ड होगा, और तब तो लड़ाई हो जाएगी। पार्लियामेंट बोलेगा मैं बनाऊंगा, स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा मैं बनाऊंगा। तो ऐसा क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देता हूं। कोई है जो तुम्हारी क्लास में पहले से फ्रेंड है, मतलब इंटर से पहले से आप में से कोई है दोस्त एक दूसरे के, तो मैम एक्चुअली लड़कियों को नहीं, तुम दोनों, तुमको समझ जाएगा मैं लड़कियों को एग्जाम्पल में क्यों नहीं ले रहा हूं, तुम और वो, तुम तीनों, ठीक है। आपका नाम क्या है, आयुष, तुम्हारा, तुम लोग को थोड़ा बहुत तो समझ ही गया रहेगा मैं किस तरफ जा रहा हूं, नहीं समझा है, ठीक है। आयुष गर्व, क्या, गर्वित, ठीक है। आपका नाम, मयंक। आयुष गर्वित और मयंक बहुत पहले से दोस्त है तीनों, और आयुष गर्वित को ही लेते एग्जाम्पल में, आयुष और गर्वित बहुत पहले से दोस्त है। ये बोले हमको इस दोस्ती को एक अलग लेवल पे लेके जाने का है, तुम समझ रहे। अब एक दूसरे को ये लोग देखते तो इनको बैकग्राउंड में गाना सुनाई देता है, ला 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 ला, तुम समझ रहे। अब समझ रहे, तुम साले दोनों ने फंसा दिया मेरे को। अब समझ रहे हैं इनको, बोले हम रेनबो का पट्टी पहन के घूमेगा, समझ गया। अब मुझे बताओ ऐसे टाइप के लोगों के लिए तो उस जमाने में किसी ने सोचा ही नहीं था कि आगे इस टाइप के भी रहेंगे कुछ। तो यूनियन लिस्ट में तो मैटर ही नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कौन, तुमको समझ गया ना मैं एलजीबीटी की बात कर रहा हूं। तुम बोलेगा सर इसमें तो जरूरी थोड़ी है मेल फीमेल भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा अजीब लगता ना इसलिए नहीं लिया, समझ रहे हैं, ऑफसेट हो गई लड़की। यू नेवर नो। चलो वो छोड़, अभी वो लोग आजू बाजू खिसक भी नहीं सकते बेचारे, बोले अभी
हटे तो जाए किधर, जगह नहीं है। तो तुम समझ रहे, ये तो ये मैटर तो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, ये मैटर स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कौन रेसिडेरी हो गया ना ये। तो एलजीबीटी, समझ गया, इनके ऊपर कानून बना, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ये मतलब रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैकग्राउंड क्लियर हो गया? तो देखो इधर, पहला मैंने क्या बोला आपको? लॉ मीन क्या क्या आएगा? लॉ मीन एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाई लॉज, ऑर्डर। अच्छा ये आ गया। अब एक्ट में क्या आएगा? तो एक्ट इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेकिन हमेशा नहीं पास करेगा। कब पास करेगा? जब वो यूनियन लिस्ट में होगा ना यार, और स्टेट लिस्ट में होगा तो कौन पास करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ए रूल्स इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय ए, वो कब पास करेगा? जब वो यूनियन लिस्ट, और अगर स्टेट लिस्ट में हुआ तो स्टेट। और लेकिन एक मिनट, क्या सब मैटर्स पे तुम लोग रूल्स बना सकते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ उस मैटर पे रूल्स बना सकते हो जहां पे लॉ के अंदर क्या लिखा रहेगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब। जहां पे लॉ के अंदर क्या लिखा रहेगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन दोज मैटर्स विच द एक्ट हैज मेंशन्ड टू बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल। समझ रहे आप लोग? अच्छा, मुझे तो एक्ट और रूल्स में, ए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर क्या पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या पास करेगा? रूल। क्या पहले आएगा एक्ट रूल्स में? तो इट पास बिफोर रूल, रूल पास आफ्टर। ये क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है, क्या डिफिकल्ट है पास करना, और क्या इजी है पास करना? ज्यादा बुद्धि में। अच्छा एक सेकंड देना। मैंने भी नहीं किया, तुमको लग रहा है मैं खा के आया? मैं नहीं खाया मैं भी। नहीं मैं सही में नहीं किया, सही में नहीं किया मैं। तुम्हारा डब्बा कैसे खा लूं मैं? चलो 10-15 मिनट में आ जाएगा। तो चल थोड़ा थोड़ा कोशिश करो जिंदा रहने की। चल बस हो जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऑर्डिनेंस, ध्यान देना। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, किसी को पता है ऑर्डिनेंस क्या होता है? एनीवन? नहीं? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? देखो इधर समझाता हूं मैं। अब होता क्या है रियल लाइफ में, होता क्या है रियल लाइफ में, एक क्या पार्लियामेंट हमेशा खुला रहता है? वेदर पार्लियामेंट इज वर्किंग ऑल द टाइम? सोच के बताइए। नहीं, पार्लियामेंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, एंड इट ओपन्स सेशन बाय सेशन। आप समझ रहे हैं मेरा बात? इट ओपन्स सेशन बाय सेशन। जैसे विंटर सेशन होता है, और क्या होता है? मॉनसून होता है, और समर, और बोलो ऑटम, ऑटम, स्प्रिंग। तुम लोग सही में ला 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 जैसे हरकत कर रहे हो। ठीक है, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है। अब सुनो, अब ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस। अब दिक्कत क्या मानो, तुम्हारा पार्लियामेंट बंद, क्योंकि 365 दिन पार्लियामेंट खुला रहेगा, तो जो एमपीज एमएलए वो बेचारे लॉ कैसे पास, सॉरी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कैसे करेंगे? अभी एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ का एमपी कौन है? अजमेर का। तुमको अजमेर का एमपी भी नहीं पता? तुम सब तो अजमेर से ही हो ना? बागीराज चौहान, ठीक है। थोड़ा चलो, अरे यार चलो, तो अब सही है। अभी ये जो एमपी है बी एच चौहान, अब ये जो एमपी है, he has to work in अजमेर ना यार, he cannot go every day to पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इसीलिए सेशंस के साथ ओपन होता है।
ये अब मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, क्या बोला मैंने, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और आपको किसी लॉ को पास करने की जरूरत आ गई, कोई इमरजेंसी आ गया, लॉ पास करना है, पार्लियामेंट बंद है, तो क्या करोगे? दिक्कत समझ गया? पार्लियामेंट क्या है मेरे बच्चों? बंद है। क्या है? पार्लियामेंट बंद है और तुमको जरूरत आ गया कि तुमको कोई लॉ पास करना है, तो क्या होगा? ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बट पेपर पे किसका नाम लिखा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया है कि वो लॉ पास कर सकता है बिना पार्लियामेंट के। कौन पास कर सकता है लॉ? उसे ही ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इट्स अ टेम्पररी लॉ। क्या होता है ये? अब इसका रियल, अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मैंने कब बोला पता है? जब वो मैटर कहां पे दिया जाता है? यूनियन लिस्ट। वो मैटर अगर स्टेट लिस्ट में हो ना, तो जो स्टेट का हेड होता है, स्टेट का हेड होता है गवर्नर ऑफ स्टेट। कायदे से तो वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, बट पेपर पे किसका नाम आता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। वो नॉमिनल हेड होता है ना, वो पास करता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। 2003 की बात चल रही है, तुम तो बच्चे रहोगे उस टाइम पे, पैदा भी नहीं हुए थे, बोलते इंडिया में ही नहीं थे, दुनिया दुनिया। अच्छा चलो, तो 2003 में ना डांस बार लीगल था महाराष्ट्र में। डांस बार समझते हो? डांस बार लीगल था, लेकिन कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी होता था उसमें। तो सरकार बोला हमको डांस बार बंद करने का। सरकार ने डांस बार बंद कर दिया, तो जो बार गर्ल्स थे ना, वो लोग कोर्ट में केस फाइल कर दिए कि ये गलत है, हमारे लोगों को खाना पीना, हमारा लाइवलीहुड है ना, ये ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? अब कुछ डांस बार में इलीगल काम होता था, बट नॉट ऑल डांस बार। डांस बार कुछ गलत नहीं हुआ, डांस करते बस। पहले तो राजा महाराजा लोग जाके होता ही था ना यार, कहां पे अपना, अरे मुजरा नहीं, अरे पागल, राज दरबार में जो होता था, वो ऐसा इंसान है, उसने वो तुम क्या बोल रहे, तुमको समझ भी रहे? तो तुम देखो इधर, अभी गलत बात कर रहे हो तुम। तो बार गर्ल्स लोगों ने केस फाइल कर दिया, बोला यार हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर, हमारा खाना पीना हमारा लीगल राइट है। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया उन बार गर्ल्स के फेवर में, बोला कि हाँ इनका लीगल राइट है और कोई कानून नहीं है, तुम इनको मना कैसे कर सकते हो? इट्स अ लीगल राइट, कमा खा सकते हैं लोग। महाराष्ट्र सरकार बोला साला हम चलने नहीं देगा, ये हमको ये बंद करने का है। लेकिन दिक्कत क्या था पता? 2 महीने बाद था, 2 मंथ बाद उस सेशन खुलने वाला था। कितने मंथ बाद? 2 महीने बाद सेशन खुले, तब तक तो चलता ही ना हो डांस बार। महाराष्ट्र सरकार ने इमीडिएटली क्या लेके आ गए? ऑर्डिनेंस। समझ रहे हो? क्या लेके आ गए? और वो ऑर्डिनेंस तभी से ही इफेक्टिव हो जाता है जब लेके आते हैं, और बोला डांस बार बंद। लेकिन वो ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होता है, 6 वीक के लिए वैलिड होता है। 6 वीक, कितना वीक? 6 वीक। लेकिन अब दिमाग लगाओ, 6 वीक्स कहां से आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, किसने पास किया मेरे बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। बोलू मैं? ध्यान देना। कोई एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, जो किस लिस्ट में दिया है? यूनियन लिस्ट में दिया है। तो उसने पास किया निब्बा निब्बी वाले महीने में, 1 फेब। निब्बा निब्बी नहीं पता? याद आया कहीं? चलो, है यहाँ पे कोई उस टाइप का? मेला बाबू ने थाना थाया टाइप का? कोई नहीं है ना? चलो, गर्वित नहीं, गर्वित नहीं, गर्वित का तो अलग है ना सर, गर्वित का तो दोस्त है। चलो, तो देखो इधर, तो कानून है ना बेटा, कभी पास किया बोली जोर से? 1 फेब को। लेकिन 1 अप्रैल को लोकसभा खुला एंड राज्यसभा खुला 2 अप्रैल को। मेरा तुम सबसे सवाल है, ये मैंने क्या बोला, ऑर्डिनेंस कितने वीक तक जिंदा रहेगा? 6 वीक। ये 6 वीक्स कहां से काउंट करोगे? 1 फेब जिस दिन पास किया वो, या 2 जब लोकसभा खुला?
या थर्ड ऑप्शन जब राज्यसभा खुला? तू बोल रहा फर्स्ट फेब से? कौन बोला फर्स्ट फेब से? तुम सब गलत हो बेटा। तूने तो आज रिकॉर्ड बनाना है। आज कम से कम 100 गलती करके जाऊंगी सर क्लास में। क्या गुड़िया, वेरी गुड, दैट शुड बी दी अप्रोच, है ना। गलती करेंगे तभी सीखेंगे। चलो, तो क्या नहीं से फर्स्ट फेब गलत आंसर है। क्यों? ये पता चला तुमने ऑर्डिनेंस पास किया, हाउस खुलने में 6 हफ्ते से ज्यादा लग गया। आपको 6 वीक से ज्यादा कब लग गया? हाउस खुलने में। अब मान लो तुम्हारा हाउस ही 6 वीक के बाद खुलेगा, दिक्कत समझा क्या है? क्या दिक्कत है? हाउस खुलने में अगर 6 वीक से ज्यादा लगा तो इट विल डाई बिफोर द हाउस विल ओपन। नहीं समझा? इट विल डाई बिफोर द हाउस विल ओपन। तब तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना यार। इसीलिए ये लोग क्या बोलता है, इट विल बी वैलिड फ्रॉम कितना वीक? 6 वीक्स। 6 वीक्स कहां से? जब वो दोनों हाउस खुला ना, वहां से। क्यों सर? एक हाउस तो खुल गया रे, लेकिन मुझे तो दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा ना यार। और जब तक दोनों हाउस नहीं खुलेगा, क्या नहीं, मैं दोनों से बात नहीं करवा पाऊंगा। तो जब दोनों हाउस खुल चुका होगा, वहां से 6 वीक्स। एक मिनट, वैलिड वहां तक रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तब से इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव तो तब से ही हो जाएगा जब वो पास हुआ है, लेकिन वैलिड कब तक रहेगा? 2 अप्रैल से 6 वीक्स। समझा आप लोग? बात समझ रहे हो मेरा? अच्छा, 6 वीक में, समझ रही गुड़िया? 6 वीक में तुमने दोनों हाउसेस से पास करा लिया, तब तो वो कानून परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 6 वीक खत्म हो गया, तुम पास नहीं करवा पाया, तो 6 वीक के बाद वो कानून क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या हो जाएगा? मतलब 6 वीक के बाद वो वैलिड रहेगा कि इनवैलिड? नहीं समझा आप लोग को? सबको समझा? पक्का? अब देखो, ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है? जब तुम आंसर लिखोगे, तुमको पता ही नहीं है एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, ऑर्डिनेंस क्या है। तुम आंसर में ऑर्डिनेंस की जगह रूल्स का रेफरेंस दोगे, रूल्स की जगह एक्ट का रेफरेंस दोगे। और हर एक्ट में ये होता है, बिना एक्ट, रूल्स और ऑर्डिनेंस के कोई एक्ट बन ही नहीं सकता है। हर एक्ट में होता है। अपने को पता नहीं होता है तो अपना आंसर गलत चला जाता है। ये अभी मार्क किया था ना इसमें, कुछ सेव करना पड़ता। अरे 2 खुला है ये फाइल। चलो ध्यान देना। अगला, ऑर्डिनेंस, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय, ये आर्टिकल 123 बोलता है, और गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल when there is a requirement of urgent law, but houses of parliament or are not functioning, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फंक्शन नहीं हो रहा है, तब तुम ये पास कर सकते हो। बट इट्स अ, ये टेम्पररी लॉ है और ये वैलिड होता है 6 वीक। लेकिन 6 वीक कहां से? जब तुम्हारा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, क्या बोलो जोर से, स्टार्ट फंक्शन, दोनों हाउसेज खुल गया ना, वहां से ये वैलिड होता है। ज्यादा बुद्धि में देखो। अब ये सब देखोगे ना, देखा जाए तो बोरिंग चीज है ये, एक्ट, रूल्स और दीज आर बोरिंग थिंग। अभी तो देखना, कल से तो क्या बहुत ज्यादा मजा आएगा तुमको। बोरिंग है लेकिन नेसेसरी है। मैं कभी भी हमेशा एक ही चीज बोलता हूं बच्चों को, लॉ में ना तुम्हारा नॉलेज ऐसे डेवलप होना चाहिए। अगर तुम लेक्चर 1 में तुम बोल रहे हो कि ज्यादा मजा आया, लेक्चर 2 में उससे ज्यादा आना चाहिए, लेक्चर 3 में उससे भी ज्यादा आना चाहिए। अगर ये हो रहा है ना, दैट मीन्स यू आर लर्निंग द सब्जेक्ट इन अ राइट वे। इट शुड नॉट कम दिस वे। अभी ना ये जो 2 घंटे है ना, तुम्हारी जिंदगी भर काम आएंगे। अब तुमको एक बेस पता चल जाएगा, क्या है ये, है ये, है ये। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर लाइफ टाइम। बट वो एक बार थोड़ा सा ड्राई है, बट बहुत जरूरी है ये सब पढ़ना। ये सब पढ़ोगे तो तुमको बहुत काम आएगा। अगला, रेगुलेशन। बस थोड़ी देर में ब्रेक दे देता हूँ, भूखे बच्चों को तड़पा रहा हूं ना मैं। चलो, लेकिन कल से एक काम करना ना, अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। मैं तुमको आधे घंटे का ब्रेकफास्ट दे दूंगा, सॉरी नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तुम 3 बजे भी तो मांगेगा मेरे से फिर से, तो लेकिन वो 15 मिनट में जितना स्पीड में खा सको, 15 मिनट का ना, 10 से 7। लेकिन आप लोग लेक्चर के पहले नहीं खा के आते हो, कुछ खा के आना चाहिए यार। 7 बजे नहीं खाते हो आप लोग? भूख नहीं लगता आप लोग का?
एक्चुअली तुम्हारा उठने में ही लेट हो जाता होगा। नहीं, मैं तो दूंगा ही ब्रेक, बट थोड़ा कुछ खा के आना चाहिए। इट इज वो थोड़ा सा वो 2 घंटे जिंदा रहोगे। नहीं, सोचना क्या इसमें, तो कोई यूनाइटेड नेशन से तो नहीं पास करना है। एक बिस्किट का डब्बा खा पारा खा लिया, हो गया, है ना? कितना 5 मिनट लगता है। चलो, एनीवे देख लेना। तो सुनो भी, अगला था रेगुलेशन। ये हर्षद मेहता का नाम सुना है तुम लोगों ने? अब है ना, हर्षद मेहता ने स्कैम किया था। स्कैन बोल दिया मैंने। तो देखो, हर्षद मेहता ने, अरे कोई टेंशन नहीं, सेव करके हो गया ना, सेव रहेगा। देखो, हर्षद मेहता ने स्कैम किया था 1992 में। जब उसने स्कैम किया ना हर्षद मेहता ने, उस टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता था। अब स्टॉक मार्केट में एक दो प्लेयर्स नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जैसे कि ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, ये सब हर्षद मेहता सब ब्रोकर ही थे ना। डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से जो तुम्हारा डीमेट अकाउंट मेंटेन करता है, म्यूचुअल फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, कस्टोडियन है, रजिस्ट्रार है, मर्चेंट बैंकर है, बहुत सारे, तुमको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, बट ये सब स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स है। ये लोग ने स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इनको कंट्रोल करता था सेंट्रल गवर्नमेंट। हर्षद मेहता ने स्कैम कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा साला ये बहुत टेक्निकल चीज है, हम इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, बहुत टेक्निकल चीज है, हम इसको कंट्रोल, हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, हमको कुछ जो पूरा का पूरा ये टेक्निकल चीज को कंट्रोल कर सके। और सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1992 में एक बॉडी बनाया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का काम क्या पता है? ये जो इंटरमीडिएटरीज है ना, जिसका नाम मैंने अभी अभी लिया है, ये लोग को कंट्रोल करता है। जैसे हर्षद मेहता, ये वो सब जितने भी ब्रोकर, सब ब्रोकर, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, ये सबको कंट्रोल करता है। कस्टोडियन वगैरह को, रजिस्ट्रार को, मर्चेंट बैंकर्स को, ये लोग को कंट्रोल करता है। तो ये इंटरमीडियरीज को कौन कंट्रोल करता है? सभी कंट्रोल करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ये ना सेबी ये लोगों को कंट्रोल करता है। दिक्कत क्या आएगा? सेबी ये लोगों को कंट्रोल करेगा तो इसका कानून भी सेबी बनाएगा, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज है, इसके लिए इनको बनाया। सेबी कानून बनाएगा, तो सेबी इज अ रेगुलेटर। सेबी क्या है मेरे बच्चों? रेगुलेटर है। सेबी इज अ रेगुलेटर। ये तो कहने से रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया। टीचर टीचेस, वैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कानून लाता है उसको बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ऐसा एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बहुत है, एक और है, लेकिन आईसीएआई, देख रहे हो? वो तुम लोग के लिए तो कानून लाता है। आईसीआई का मान लो आज शाम को एक रेगुलेशन आ गया कि 8 सब्जेक्ट हो गए आपसे सीए इंटर में, तो फिर लेटी क्यों थी? वो ऐसे बैठी थी लड़की, जैसे ही मैंने 8 सब्जेक्ट बोला, समझ रहे? अच्छा, 4 सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट निकाल दिया। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई तुम्हारी उससे? प्यारा सब्जेक्ट है बहुत। चलो, तो ध्यान देना। तो 2 सब्जेक्ट, तो सरकार, तो आईसीआई ये कानून लाया है ना तुम्हारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए कानून लाया है ना, इसको क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। बिकॉज आईसीआई क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये रेगुलेशन होता है। लेकिन वो लोग खुद के लिए भी कानून लाते हैं। जैसे सेबी के बोर्ड मेंबर्स है, क्या है? सेबी के बोर्ड मेंबर्स है। सेबी के बोर्ड मेंबर्स के लिए जो कानून आया, सेबी के बोर्ड मेंबर्स के लिए जो कानून आया, उसको बाइलॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई गुजराती है तुम लोगों में से? कोई नहीं है? सिंधी है? सिंधी बहुत कैसे होंगे? कितने, कौन कौन है?
हाँ यार, एनीवन मारवाड़ी? मारवाड़ी नहीं, कैसे कैसे राजस्थान? अच्छा है। अच्छा अच्छा, तुम उसलिए हाथ ऊपर नहीं की कि ऑब्वियस है। अच्छा, ठीक है। नाउ ध्यान देना। तो तो अब ना बेटा, इसको बोलते हैं बाई लॉज। क्या बोलते हैं इसको? बाई लॉज। उन लोग ने खुद के लिए कानून लाया ना यार, उसको बाई लॉज बोलते हैं। अच्छा सुनो ना, आईसीआई भी तो अपने सीए मेंबर्स के लिए कानून लाता है। जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वी सीए कैन नॉट डू एडवर्टीजमेंट। आओ 10% डिस्काउंट अगर आज तुमने ऑडिट करवा लिया तो, 3 फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए कानून लाया, तो आईसीआई ने तो अपने लोगों के लिए कानून लाया, उसको क्या बोलेंगे? बाई लॉ। तो अगर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी दूसरों के लिए कानून लाएंगे उसको क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। और खुद के लिए लाएंगे उसको क्या बोलेंगे? बाई लॉ। तो देखो इधर, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ passed by a regulatory body established by an act। और ये क्या है? तो जैसे सेबी ने लाया किसके लिए? म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए ना यार। और आईसीआई ने किसके लिए लाया? स्टूडेंट्स के लिए। 2 पेपर कम कर दिया ना यार। लॉ के बारे में अपन 2 लेक्चर बाद बात करेंगे, निकालना चाहिए कि नहीं, है ना। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है लॉ। अभी तो मैं तुमको वो बता रहा हूं जो तुम्हें कोई भी कानून पढ़ने के लिए पता होना चाहिए। अभी तक तो मैंने कानून पढ़ाना भी नहीं चालू किया है, सब तो ये क्यों बता रहे, पता तो होना चाहिए। तुम कभी अगर रेगुलेशन लिखोगे, तुमको पता ही नहीं रेगुलेशन क्या है, तुमको पता ही नहीं बाईलॉज क्या है, तुमको यही नहीं पता रूल्स कैसे देखते हैं, तुमको यही नहीं पता एक्ट कैसे देखते हैं, तुमको यही नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का क्या रेलेवेंस है, तो तुम लॉ पढ़ोगे कैसे? लॉ पढ़ने से ज्यादा लॉ पढ़ना कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तुम समझ रहे हो? ये 2 घंटा मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूं, मेरा शुरू का 2 घंटा है ना, मतलब मैं जो पूरा पढ़ाता हूं उसमें सबसे बोरिंग वो 2 घंटा है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि वो किसी बुक में नहीं मिलेगा तुमको, बाकी चीजें तो बुक में मिल जाएगा। ये तो एक एक्सपीरियंस, अभी मैं 17-18 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना 18 साल का, ये उससे जनरेट हुआ है। तुम समझ रहे हो? इन माई 23 years ऑफ एज, जो मैं लास्ट 18 साल से पढ़ा रहा हूं। चलो एक सेटल करते हैं, 25 पे सेटल करें, 30 पे। 40 बोलोगे तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा। बेटा कल 2 बार लिख के लाएगी तू ये, है ना? तुम 2 बार लिख के लाओगी, तुमने क्या बोला उस हिसाब से डिसाइड करूंगा। 40 तो 1 एक बार पूरा लिखोगे, एक बार आधा लिखोगे। तुम क्या बोली हो? 35। चलो 30 रखते हैं अपन, एक सेटल। हाँ, क्या बोली है लड़की? चलो, इसकी मैंने बहुत उड़ाई है, तुम्हारी उड़ाई है ना शायद, थोड़ा बहुत तुम बैठी, एक दो बैठी हो ना, एक दो लेक्चर। अब मैं फेस से नहीं पहचाना, आवाज से पहचाना एक्चुअली। तेरे को नहीं पहचाना, लेकिन सच बताओ तो डोंट गेट ऑफेंडेड। बट मुझे टाइम हो गया बेटा, थोड़ा भूल गया मैं, बट आप लोग को मैं याद हूं ना, लेकिन हाँ फिर ठीक है। तो अब ये ना, इधर देखो ना, तो ये तुम लोग के लिए कानून बना है, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ। बाई लॉज क्या है? मेड बाय रेगुलेटरी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। तो अगर आईसीएआई ने कानून बनाया सीए मेंबर्स के लिए, बाई लॉज, या सेबी ने बनाया है अपने बोर्ड मेंबर्स के लिए, बाई लॉज। अब आता है लास्ट ऑर्डर, जबरदस्त है, ध्यान से सुनो। ये मुझे कौन बताएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों पढ़ते हैं हम लोग? वाई वी लर्न सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? हाँ, कोई ऐसे हाथ ऊपर करके आंसर कर, बोल गुड़िया। मतलब तुम शायद ये बोलना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाकी सारे कोर्ट को मैंडेटरली सुनना पड़ता है? ये कौन बोलता है? अपनी मर्जी से तुमने ठोका था कॉन्स्टिट्यूशन। चलो बोलता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, ए
अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141 में दिया हुआ है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स बिलो, बाइंडिंग ऑन क्या बोला मैं, ऑल कोर्ट्स बिलो सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स होंगे ना, क्या बोला मैंने, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स होंगे सबको क्या हो जाएगा, वो सबको क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए जोर से, सबको बाइंडिंग हो जाएगा। तो इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स बिलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है सबको बाइंडिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लो सेम मैटर है, किसी कोर्ट में चल रहा है, और अगर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट दिया, तुम बोलेगा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, तुमको ही भी सुनना पड़ेगा, और सुनना पड़ेगा बिकॉज वी आर अ कॉमन लॉ कंट्री, अपने को बाइंड करता है जजमेंट। इनफैक्ट मैं तुमको बताऊं, ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी का आया ना, इसके ऊपर कोई कानून तो नहीं आया, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से ही वैलिड हो गया। नहीं समझा? अभी एग्जाम्पल देता हूं, मान लो गर्वित और आयुष ये लोग गार्डन में बैठे हुए हाथ पकड़ के एक दूसरे का, पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला बोला है क्या करता है तुम, बोला कर सकते हैं, बोला कहां पे लिखा, बोला कानून में दिया, कौन से कानून में दिया, बोला कानून में नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वैलिड है, हमको अपना पार्टनर चुनने का राइट है, चाहे कोई भी जेंडर का हो। अब मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया ना, और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। जब तक उसके ऊपर कोई अदरवाइज एक्ट ना आए, वो अपने आप में क्या बन जाता है? एक्ट। और जितने भी कोर्ट्स होंगे सब सारे ही तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है, सबको बाइंडिंग हो जाएगा, इसलिए पढ़ते हैं। नहीं समझा? नहीं समझा? तो जो इस प्रकार के लोग हैं ना, रेनबो टाइप के लोग, तुम दोनों जो एक दूसरे को देख रहे हो बार बार, और बोल 50 60, रुक जा गुड़िया, चलो। तो एक चेन्नई से ये आर्टिकल 141 में दिया है, कहां पे दिया है ये आर्टिकल 141? अच्छा, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ये भी बाइंडिंग है, ये दिया आर्टिकल 227 में। ये किसको बाइंडिंग है? ऑल कोर्ट बिलो हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, दैट स्टेट। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट महाराष्ट्र एंड गोवा में लगता है, तो महाराष्ट्र गोवा में जितने भी कोर्ट होंगे सबको उसकी सुनना पड़ेगा। इधर किधर जयपुर हाई कोर्ट है, जोधपुर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किधर है? बेंच इज अ डिफरेंट थिंग, बेंच कोर्ट नहीं होता है, बेंच जजेस का जो टीम होता है ना, वो बनता टूटता रहता है। जैसे अगर 30 जज होंगे ना, तो 30 जज का कोई बेंच फिक्स नहीं रहेगा, हर केस के हिसाब से जो हेड जज होता है वो डिसाइड करता है कि इस जज के लिए, इस केस के लिए कौन से जज जाएंगे, सिंगल मेंबर है कि मल्टीपल मेंबर बेंच, और वो टेम्पररी नेचर का होता है, तो वो जजमेंट वाइज जजमेंट चेंज होता है। तुमने गलत बोला एक्चुअली, बेंच तो हर जगह होता है, बट हाई कोर्ट किधर है? जोधपुर में। समझ रहे हो? ध्यान देना। मतलब मेरे से ना लीगली पता नहीं, मैं नॉलेज नहीं बिखेरता हूँ, बट मैं ना लॉ ऐसा है ना कि मेरे को कुछ गलत सुनना सहन नहीं हो पाता है लॉ में, है ना? ठीक है, तो ध्यान देना। तो बोले महाराष्ट्र गोवा में, या यहाँ पे जोधपुर हाई कोर्ट है, उसने जो भी जजमेंट दिया है जोधपुर हाई कोर्ट में है ना, बट ये नॉर्मली तो इसमें रहता है रे, कैपिटल में रहता है। कैपिटल में क्यों नहीं रखा है लोगों ने? यहाँ पे कोई कहीं पे एक एक्टर भी आता है ना डेट पे कोर्ट में, नाम नहीं लेने का। चलो, अपने को वापस बॉम्बे भी तो जाना है, अपन रोड पे भी चलते, पीछे से गाड़ी ने उड़ा दिया तो एक चेन्नई से अगर जोधपुर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तो जितने भी कोर्ट्स होंगे ना राजस्थान में, सारे वो जजमेंट्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? तो इसी को बोलते कोर्ट केस। इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय कोर्ट। तो फाइनली अपना ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया एवरीवन। तो मुझे बताओ, बिना देखे बोल पाओगे लॉ मीन एक्ट, रूल्स, कॉन्फिडेंटली बोलो, लॉ मीन एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, बाई लॉज। तुमने ही सही बोला, मैंने गड़बड़ किया। फिर से, एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाई लॉज, ऑर्डर्स। अच्छा, क्या इजी है पास करना? क्या डिफिकल्ट है? क्या पहले आएगा? क्या बाद में आएगा? क्या इंडिपेंडेंट है?
क्या डिपेंडेंट है, क्या पार्लियामेंट पास करेगा, क्या वो पास करेगा, वो वही बचा था। अच्छा अब मजा आएगा, 4 लिस्ट है ना टोटल, तुमको बताना उस लिस्ट में कौन क्या पास करेगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट में एक्ट कौन पास करेगा, रूल्स, अब एक और ऐड कर रहा हूं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर है तो गवर्नर। और बताओगे कैसे बताया, जहां पे पार्लियामेंट है वहां पे प्रेसिडेंट है, और जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पे गवर्नर है। समझ रहे हो ना तुम लोग। फिर से यूनियन लिस्ट में जो दिया, एक्ट कौन पास करेगा, पार्लियामेंट, और रूल्स कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो स्टेट लिस्ट में दिया, एक्ट कौन पास करेगा, स्टेट लिस्ट में दिया है एक्ट कौन पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। रूल्स कौन पास करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है, एक्ट कौन पास करेगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। रूल्स कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, और ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, गवर्नर। रेसिडरी में जो दिया, एक्ट कौन पास करेगा, पार्लियामेंट। रूल्स कौन पास करेगा, और ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, प्रेसिडेंट। एक बार बोलोगे ठीक से फिर से, कॉन्फिडेंटली। लॉजिक क्लियर हो गया है ना, पक्का। सबको, छोटी बच्ची समझा गुड़िया, तेरे को रैंक लाना है अपने को, कौन सा रैंक लाने का है, टॉप रैंक, टॉप, टॉप 10 नहीं, टॉप लाने का है ना। चलो ये बोलेगा पढ़ लेंगे फिर डिसाइड करते हैं सर। चलो ध्यान देना, समझ रहे। तो आ जाओ, सबसे पहले यूनियन लिस्ट में जो दिया, कौन पास करेगा एक्ट, रूल्स कौन पास करेगा, ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, प्रेसिडेंट। वेरी गुड। स्टेट लिस्ट में जो दिया है, कौन पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। एक्ट कौन, रूल्स कौन पास करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। और अपना कॉन्करेंट लिस्ट में जो दिया है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो दिया है, एक्ट कौन पास करेगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। रूल्स कौन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, प्रेसिडेंट। और क्या नहीं सर, रेसिडेंट में एक्ट कौन पास करेगा, रूल्स कौन पास करेगा, ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा, एकदम अच्छे से क्लियर। ये ऑर्डिनेंस कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, जब दोनों हाउस खुल गया वहां से 6 वीक। अच्छा अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी दूसरे के लिए कानून बनाया, वो खुद के लिए बनाया, वो आईसीआई ने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, वो अपने सीए मेंबर्स के लिए बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहां पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। सुप्रीम कोर्ट का कहां पे बाइंडिंग होगा, ऑल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरा इंडिया ना, और हाई कोर्ट का ऑल कोर्ट विद इन दैट स्टेट। चलो यहां तक एकदम क्लियर है। ब्रेक लेते हैं आधे घंटे का, फिर मिलते हैं।